गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कैपेसिटर। ठीक है, आज अपन कैपेसिटर के श्रेणीक्रम व समांतरक्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, श्रेणीक्रम और समांतरक्रम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर इस प्रकार से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जबकि समांतरक्रम में क्या होता है, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी की लेफ्ट प्लेटें एक ही बिंदु पर आगे जुड़ी होती हैं, राइट वाली प्लेटें अन्य एक ही बिंदु पर आगे जुड़ी होती है। इस प्रकार से ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए तुल्य धारिता की बात करें तो यहाँ बच्चों इसमें श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता निकालते हैं ये होता है सूत्र 1/C इक्वल टू एस वाला श्रेणी क्रम। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरह से आगे सबको जोड़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो ही कैपेसिटर है, अगर यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेकर उल्टा कर दें तो CS का मान क्या जाएगा, यहाँ पे CS बराबर हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बन जाता है नेट धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, जबकि बच्चों यहाँ पे इसमें समांतर क्रम में देखिए, समांतर क्रम में यहाँ पे CP पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, इस प्रकार से ये अपन यूज करते हैं CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे इसमें अगर n संधारित्र जुड़े हुए समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए यदि n समान C श्रेणी में, तो जो सारे के सारे समान संधारित्र हैं, प्रत्येक का मान C है, वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो अब उसमें नेट श्रेणी क्रम संयोजन का मान क्या बनेगा बच्चों, देखिए ये बनता है C/n। कैसे, यहाँ पे देखो बच्चों 1/CS निकालेंगे, मतलब 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C करते जाएंगे, क्या बन जाएगा n/C। फिर उसका उल्टा करेंगे तो CS बराबर क्या जाएगा C/n। तो यहाँ पे CS बराबर आता है C/n आता है, CS बराबर C/n। ठीक है, ये सूत्र प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पे अपन देखें, अगर n समांतर में जुड़े हुए बच्चों, यदि n समान कैपेसिटर ये समांतर में है, समांतर में कनेक्टेड है, तो उस केस में फिर यहाँ पे मतलब समांतर में जुड़े हुए सारे के सारे कैपेसिटर, तो अब यहाँ पे जो तुल्य धारिता होती है, तुल्य धारिता बच्चों यहाँ पे ये प्राप्त होती है इस तरह से CP बराबर, ठीक है, N इंटू C। ठीक है, मतलब यहाँ पे मान ज्यादा प्राप्त होता है, मतलब मैक्सिमम, यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम मान प्राप्त हो रहा है, मतलब और यहाँ पे मान क्या प्राप्त हो रहा है, मिनिमम। मतलब n समान संधारित्र दे रखे, आपसे कहा इनका अधिकतम धारिता प्राप्त करनी है, तो अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए कौन सा क्रम जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, और न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी तो कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो बच्चों ये जो सूत्र होते हैं ये प्रतिरोधों वाले जो सूत्र पढ़ते हैं ना उसके जस्ट उल्टे होते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में सूत्र होता है R नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि समांतर क्रम में होता है 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जस्ट उल्टा आ रहा है, मतलब जो समांतर क्रम जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में आता है सूत्र, वो यहाँ पे समांतर क्रम बन रहा है, और जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में आता है वो यहाँ पे श्रेणी क्रम बन रहा होता है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें सीखे हैं जिसपे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसमें ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में बच्चों क्या समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। तो जब भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो यहाँ से जो बैटरी से जो टोटल आवेश प्रवाहित होगा Q, बैटरी से जो टोटल आवेश Q प्रवाहित होगा वही आवेश Q बच्चों इस संधारित्र में जाएगा। मतलब इसके यहाँ जो प्लेटें बन रही है इस प्रकार से प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, इस पर आवेश कितना आएगा Q, और यहाँ भी ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस प्लेटें बन रही है, मतलब इस पर भी आवेश का मान क्या आएगा, Q आएगा। तो बच्चों देखो बैटरी का जो धन सिरा है हमने इधर जोड़ा है, तो दोनों कैपेसिटर की लेफ्ट वाली जो प्लेट है वो क्या बन रही है, प्लस। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट साइड प्लस, तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर लेफ्ट वाली प्लेट प्लस है और राइट वाली माइनस है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, और यहाँ पे दोनों पे क्या चीज समान है, आवेश, दोनों पे आवेश का मान समान है जो कि टोटल आवेश के बराबर है। तो जैसे बैटरी से कुल आवेश Q प्रवाहित हुआ तो इस पे भी Q आएगा, इस पे भी Q आएगा। परंतु बच्चों यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज है बैटरी का उसका बंटवारा हो रहा है, यहाँ पे जैसे टोटल वोल्टेज V है तो इस पे आएगा V1, इस पे आएगा V2। मतलब यूं मान लो जैसे इस पे आया, जैसे टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है तो इस पे अगर आ रहा है 2 वोल्ट तो इस पे आएगा 8 वोल्ट। या मान लो इस पे 6 वोल्ट आ रहा है तो इस पे कितना आएगा, 4 वोल्ट। मतलब 6 + 4 = 10। मतलब दोनों, मतलब इस प्रकार से बढ़ता है कि V बराबर क्या हो रहा है, V1 + V2, मतलब यहाँ पे वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ क्या चीज है बच्चों, आवेश का मान समान समय, यहाँ पे यहाँ प्रत्येक पर Q बराबर सेम है, बट बंटवारा किसका हो रहा है, V का बंटवारा। तो V का बंटवारा होता है बच्चों ये, तो हम जानते हैं V बराबर क्या आता है, Q/C
होता नहीं था, v बराबर q अपॉन सी, तो q तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो v समानुपाती का जाएगा 1 अपॉन सी, तो v का बंटवारा 1 अपॉन सी रूप में होता है, v का बंटवारा 1 अपॉन सी अनुपात में होता है। ठीक है, v का बंटवारा 1 अपॉन सी के अनुपात में होता है। मतलब बच्चों अगर मैं v1 का मान निकालूंगा तो ऊपर आएगा c2, मतलब यूं इस तरह से देखिए, मतलब बच्चों अगर यहाँ पे अगर मैं v1 का मान निकालूं तो v1 बराबर हम कैसे लिखेंगे, v1 बराबर टोटल वोल्टेज इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, मतलब इस प्रकार से, क्योंकि इनवर्स व्युत्क्रमानुपाती रूप में आ रहा है ना, तो v1 का मान निकालेंगे तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा C2, और ऐसे अगर मैं v2 निकालूं तो v2 का मान कैसे निकालेंगे, v इंटू ऊपर लिखेंगे C1 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ अगर समानुपाती होता तो v1 यहाँ है तो यहाँ पे ऊपर C1 आता, कब, अगर v समानुपाती C के अनुसार बट रहा होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मान। या अपन बच्चों जैसे v1 का मान पता चल गया तो यहाँ पे अपन ये भी कर सकते हैं, या v2 बराबर v माइनस v1, ये भी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों हमें यहाँ पे बता रहे टोटल बैटरी 10 वोल्ट की है, इस पे आया 2 वोल्ट हमने निकाला सोल्व करके, तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, 10 में से 2 इस पे आया तो 8 इस पे आएगा, तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से, v2 बराबर v माइनस v1 अपन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटल वोल्टेज जो ये टोटल वोल्टेज v बराबर क्या आता है, v1 प्लस v2, इस तरह से बन रहा होता है टोटल वोल्टेज v बराबर v1 प्लस v2। चलो यहाँ बच्चों देखें, इसमें ये जो समांतरक्रम है, समांतरक्रम में यहाँ पे समान होता है वोल्टेज, आवेश का बंटवारा होता है वोल्टेज, देखिए यहाँ भी v वोल्टेज, यहाँ भी v वोल्ट, यहाँ भी v वोल्ट, तो वोल्टेज यहाँ पे समान है, बंटवारा किसका होगा बच्चों, यहाँ पे आवेश का। जैसे यहाँ पे बच्चों अगर बैटरी से कुल आवेश मान लो Q प्रवाहित हुआ, तो यहाँ से इस बिंदु पे आवेश का बंटवारा होगा, इधर गया मान लो Q1, इधर जाएगा Q2, मतलब इस प्रकार से यहाँ भी बच्चों वाली प्लेट तो प्लस बन रही है, माइनस, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, क्योंकि बैटरी का जो लेफ्ट टर्मिनल प्लस है तो उसके अनुसार ये प्लेटें भी लेफ्ट वाली प्लस बन रही है, राइट माइनस है तो यहाँ भी राइट वाली माइनस बन रही है, तो इस प्रकार आवेश का बंटवारा हो रहा है Q1 Q2 के रूप में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ जो आवेश का बंटवारा होता है, देखिए क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ प्रत्येक पर, यहाँ बच्चों प्रत्येक पर हम देख रहे हैं v का मान सेम आ रहा है, v का मान सेम है, बट बंटवारा किसका हो रहा है, q का जो बंटवारा है वो किस रूप में होगा, देखिए सोचिए, हम जानते हो फॉर्मूला होता है q बराबर cv, होता नहीं होता, q बराबर cv, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम है तो q समानुपाती क्या है, c, तो q का बंटवारा किस अनुपात में हो रहा है, c के अनुपात में, c के अनुपात में होता है। ठीक है, तो c के अनुपात में होता है बंटवारा, मतलब ये कहना चाहूँ मैं कि इसलिए बच्चों अगर मैं जैसे कि अगर Q1 का मान निकालूं तो Q1 बराबर क्या आएगा, टोटल Q इंटू ऊपर आएगा C1, फिर नीचे C1 प्लस C2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए समानुपाती रूप में हो रहा है, तो Q1 निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा C1, ऐसे अगर Q2 निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा C2, मतलब C2 अपॉन C1 प्लस C2, या डायरेक्ट भी अपन यूं कह सकते हैं, या Q2 बराबर Q माइनस Q1, ऐसे अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा अपन ने। चलो बच्चों ये तो अपन ने श्रेणीक्रम समांतरक्रम के थोड़ा सूत्र देख लिए, कुछ बेसिक चीजें देख ली। क्या देखा अपन ने, सूत्र यहाँ पे होता है श्रेणीक्रम समांतरक्रम का, यहाँ पे दिमाग लगाने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ आज अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेनली इसी पे सॉल्व करेंगे, बंटवारे पे। इसके अंदर आवेश का भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वोल्टेज का बंटवारा है, वोल्टेज का बंटवारा, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा होता है, ध्यान रखें वोल्टेज का बंटवारा होता है। टोटल वोल्टेज पता है, इनकी धारिताएं पता है, तो V1 कैसे निकालेंगे, V1 बराबर टोटल वोल्टेज इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 करके, इस प्रकार से ठीक है ये निकाल सकते हैं। चलो अब बच्चों इस पे हम कुछ एक क्वेश्चन अपन देखें, ये बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि C1 बराबर C तथा C2 बराबर 2C के लिए CP का मान CS से 7 माइक्रोफेरेड ज्यादा है, तो C1 एंड C2 के मान बताने क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझे क्या है क्वेश्चन। यहाँ बच्चों इसमें आपसे कह रहा है कि समांतर क्रम का मान ज्यादा है 7 माइक्रोफेरेड, तो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों आपसे, यहाँ आपसे कह रहा है कि CP माइनस CS का मान कितना है, 7 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, 7 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है CP। अब बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में धारिता जुड़ जाती है, ठीक है, C प्लस 2C कितना हो जाएगा, 3C। CP का मान तो क्या हो गया, 3C हो गया। ठीक है, या चलो यूं समझ लो उसको ऐसे, पहले CP एंड CS के मान देखें क्या है। देखिए बच्चों यहाँ पे CP एंड CS के मान, तो बच्चों यहाँ पे देखिए CP का मान, यहाँ बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, यहाँ पे श्रेणी क्रम में अपने क्या देखा था, श्रेणी क्रम में क्या होता है
सी एस बराबर गुणा बटा योग, तो दोनों का गुणा बटा योग कर दो, सी इंटू टू सी बटा सी प्लस टू सी, कितना हो गया ये हो गया 2c/3, ठीक है 2c/3, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखें समांतर क्रम में जो Cp है, Cp का मान क्या होता है योग के बराबर, तो c प्लस टू सी कर दो, c प्लस टू सी कितना हो जाएगा, c प्लस टू सी का मान 3c होगा नहीं होगा। तो अब यहाँ से हमसे कह रहा है कि अब यहाँ पे ये Cp का मान Cs से 7 ज्यादा है। अब गिवन है Cp माइनस सी एस बराबर 7, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से हम देखें Cp का मान कितना आया था 3c माइनस Cs का मान 2c/3 बराबर 7। अब अच्छा यहाँ पे देखिए इसमें तो माइनस करेंगे तो 9 माइनस 7c/3, 7c/3 ये आ रहा है, देखिए 7c/3 माइनस करने पर जाएगा 7c/3 बराबर 7। तो यहां से हम देखें 7 से 7 कट गया तो c बराबर कितना आ गया 3, c बराबर आ गया बच्चों 3 माइक्रोफेरड, c का मान 3 माइक्रोफेरड आया। इसलिए बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अतः सी एस बराबर कितना आएगा, सी एस का मान 2/3 इंटू 3 कर दो, कितना बच्चों ये 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड। और सी पी का मान कितना है, सी पी का मान 3 इंटू यहाँ रख देंगे सी का मान 3, कितना हो गया ये 9 माइक्रोफेरड, ठीक है। तो आगे मान सी एस का मान तो प्राप्त हुआ कितना आपको 2 माइक्रोफेरड और सी पी का मान प्राप्त हुआ 9 माइक्रोफेरड, ठीक है। तो चलो अब देखें अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, निकाल लिया अपन ने। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, बंटवारे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जब आपको समझा वोल्टेज का बंटवारा होता है तो दिमाग लगाएं कैसे, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों देखो यहाँ पे इस प्रकार से ये 32 वोल्ट की बैटरी है, ये C1 C2 C3 तीन संधारित्र इस प्रकार जुड़े हुए हैं मिश्रित क्रम में, ठीक है। कह रहा है V1 V2 Q1 Q2 के मान अपन को ज्ञात करने हैं यहाँ पे। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें ये जो C1 है, अच्छा पहले इन C2 एंड C3 के बारे में देखें, इनकी जो नेट धारिता आएगी, देखो दोनों समांतर क्रम बना रहे हैं तो समांतर क्रम में इनकी नेट धारिता क्या बन जाएगी बताइए, इसकी नेट धारिता जुड़ जाएगी तो कितना जाएगा यहाँ पे C23, इसको नेट धारिता को C23 बोलूं तो जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 10 और 2 12, ये हो जाएगा 12 माइक्रोफेरेड की समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं मान, ठीक है। तो यहाँ सब देखिए ये C1 का मान कितना है 4 और C23 का मान कितना है 12, दोनों क्या बना रहे हैं आपस में श्रेणी क्रम, क्योंकि ये तो नेट मान आया 12, अभी 12 जो है इसके साथ क्या बनाएगा श्रेणी क्रम, क्योंकि इसके बाद ये 12 आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन नंबर सेकंड अपन देखें यहाँ पे C1 बराबर जो 4 माइक्रोफेरेड है ये श्रेणी क्रम बना रहा है किसके साथ, ये बना रहा है C23 के साथ, 12 माइक्रोफेरेड के साथ बना रहा है श्रेणी क्रम। अब जो श्रेणी क्रम बना रहा है तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में बंटवारा किसका होता है वोल्टेज का, ठीक है। इसलिए बच्चों बंटवारा कर दें, इसलिए बच्चों यहाँ पे ये 32 वोल्ट का बंटवारा कर रहे हैं, 32 वोल्ट का बंटवारा करें तो बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए पहले V1 का मान, मतलब इसके ऊपर जो वोल्टेज आएगा कितना आएगा V1 बराबर यह जाएगा 32 टोटल वोल्टेज, 32 वोल्टेज होगी। फिर देखो क्या आया था वोल्टेज का बंटवारा V1 बराबर V C2/C1 प्लस C2, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ V1, मतलब इसके सिरों पे वोल्टेज निकाल रहा हूँ तो ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा ऊपर लिखेंगे 12, फिर नीचे C1 प्लस C2 मतलब 4 प्लस 12, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पे देखिए नीचे कितना है 12 और 4 16, 16 दूनी 32, दो बार कट जाएगा ये, 2 को 12 से गुणा करेंगे तो जाएगा 24 वोल्ट, ठीक है। तो 32 वोल्ट का बंटवारा किया अपन ने V1, इस पर कितना है यहाँ पे V1 का मान कितना है बच्चों 24 वोल्ट आया, ठीक है। अब इस निकाय पर कितना आएगा, जो ये दो समांतर क्रम बना रहे हैं इसका निकाय, मतलब इस पे C23 पर, ठीक है, मतलब V23 का मान जो आएगा कैसे निकाल लेंगे, टोटल में से माइनस कर दो, कितना है 32 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। 32 वोल्ट में से माइनस कर दो 24 वोल्ट, आपसे कहा था ये भी ट्रिक होती है, मतलब ऐसे निकाल रहा हूं मैं, टोटल वोल्टेज में V1 मान पता चल गया तो V में से V1 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा बच्चों ये बराबर 8 वोल्ट। अभी जो मान आया बच्चों देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, क्या बना रहे हैं समांतर क्रम बना रहे हैं, मतलब देखिए समांतर क्रम में यहाँ पे जैसे इसके सिरों पे मान लो वोल्टेज को मैं V2 बोल दूं, इसके सिरों पे वोल्टेज को हम बोल दें V3, तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे V2 एंड V3 आपस में क्या बना रहे हैं समांतर क्रम, इसलिए दोनों का वोल्टेज क्या होगा समान, यही वोल्टेज जो 8 निकल के आया ना, यही वोल्टेज V2 आएगा, यही आएगा V3,
क्योंकि हम जानते हैं समांतर क्रम में दोनों का वोल्टेज सेम होता है और जो इस निकाय पे जो रेड वाला निकाय दिख रहा है इस पूरे निकाय पे जो नेट वोल्टेज है उसी के बराबर आएगा। निकाय का नेट वोल्टेज कितना है, रेड वाले निकाय का ये आ रहा है 8 वोल्ट, तो ये V2 बता रहा है और यही V3 को बता रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमने V2 एंड V3 निकाल लिए। अब हमसे आवेश के मान पूछ रहा है Q1 और Q2। ठीक है, अब Q1 का मान लगा दें C1V1, C1 कितना है, ये रहा 4 माइक्रोफेरेड। V1 का मान कितना बच्चों, V1 का मान कितना था 24, तो गुणा कर लेंगे इसको तो कितना जाएगा 96 माइक्रोकुलाम। ठीक है, Q2 निकालें तो क्या कर देंगे C2V2, C2 का मान हमें दे रखा है 2, V2 का मान कितना है, V2 का मान ये रहा 8, तो कितना आ गया 16 माइक्रोकुलाम। चलो बाय चांस Q3 पूछ ले आपसे कि Q3 पे निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, C3V3 कर दो। C3 का मान यहाँ पे 10 है, V3 का मान यहाँ पे 8 है, तो कितना हो गया 80 माइक्रोकुलाम। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाएं बच्चों, देखो यहाँ से टोटल आवेश स्टार्ट हुआ, मान लो Q, वो Q यहाँ से आया इधर गया, तो इसके अंदर कितना जाएगा Q आवेश जाएगा पूरा पूरा Q, मतलब इसके अंदर जो आवेश जा रहा है इसके ऊपर जो मान Q1 है वही किसको बता रहा है, टोटल आवेश को Q1। फिर वो आगे गया, फिर आगे यहाँ पे 2 भाग बटेगा, इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो देखिए मतलब यहाँ पे जो आवेश आ रहा है वो आगे 2 भागों में बट रहा है, तो इसका जो आवेश है वो इन दोनों के आवेश के योग के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ जो आवेश आया वही 2 भागों में बटा, तो इसका आवेश प्लस इसका आवेश बराबर ये आना चाहिए, तो आ भी रहा है 96 बराबर 16 प्लस 80 होता है। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार से जो इसका टोटल आवेश था Q1 का मान 96, वो आगे से इधर 16, इधर कितना गया बच्चों 16 और नीचे कितना गया 80। इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे आवेश का बंटवारा हुआ इस प्रकार से ये। ठीक है, चलो ये तो अपन ने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखें सॉल्यूशन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा बच्चों इस प्रकार से, यहाँ पे ये कैपेसिटर जुड़े हुए हैं 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड इस प्रकार जुड़े हुए हैं। आपसे कह रहा है कि विभवांतर निकालना है VA माइनस VB और विभवांतर निकालना है VB माइनस VC, आपको विभवांतर ये ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों विभवांतर मतलब बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। ठीक है, तो देखिए समझना बात बच्चों, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे समझें ये जो बिंदु है, ये बिंदु यहाँ से डायरेक्ट वायर से यहाँ जुड़ रहा है, तो मैं यहाँ से इस बिंदु को सीधा यहाँ मिला सकता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से बच्चों अपन देखो इसको सीधा इस प्रकार से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों इसमें क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पे इस जगह एक और संधारित्र यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, इस जगह यहाँ पे भी है, इसका मान 1 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 1 माइक्रोफेरेड का ये। अब देखिए आपसे क्या कह रहा हूँ बच्चों, देखो गौर से यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर में गौर से देखिए, यहाँ बच्चों ये जो बिंदु है ये बिंदु सीधा यहाँ पे आगे तार जुड़ रहा है। जब भी बच्चों कोई बिंदु मतलब किसी दूसरे बिंदु से सीधा जुड़ा होता है डायरेक्ट वायर के द्वारा, बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता, डायरेक्ट वायर चालक तार आके जुड़ रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उस वायर को हटाकर दोनों बिंदुओं को आपस में मिला सकते हैं। क्यों, क्योंकि तार चालक तार क्या करता है, दोनों बिंदुओं पर विभव समान कर देता है। इसका मतलब तो बच्चों इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभव क्या होगा, समान, क्योंकि डायरेक्ट चालक तार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब भी दो बिंदुओं पर विभव समान है तो उनको हम एक ही बिंदु मान सकते हैं, अर्थात इस चालक तार को यहाँ से हटाकर इसको हम यहाँ पे से मिला सकते हैं। मतलब कैसे, देखिए इसको मैंने यहाँ से हटाया, ये लो हटाया और उस बिंदु को खींचकर इससे मिला दिया, तो मिला देंगे तो आकृति कुछ ऐसी जाएगी, देखिए इस प्रकार से, ये लो ये यहाँ पे आके मिल गए बिंदु, मिला सकते हैं। ऐसे बच्चों यहाँ दिमाग लगाइए, इधर ये भी देखो यहाँ से वाला बिंदु है ये डायरेक्ट यहाँ से जुड़ रहा है सीधा, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको पकड़ के मैं यहाँ मिला सकता हूँ। मतलब इस तार को यहाँ से हटाएं, इसको यहाँ हटाएं और इस तार को इस बिंदु को यहाँ से मिला दें, क्योंकि दोनों पर विभव समान है, तो इसको भी यहाँ से मिला सकते हैं इस तरह से, तो आकृति कुछ ऐसी बन जाएगी इस प्रकार से। ये लो ये आकृति बन गई कुछ इस प्रकार से, बन गई नहीं बन गई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसके अंदर ये आकृति कुछ इस प्रकार से बन गई है। अब इसमें हम देखें कि ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये दोनों बना रहे हैं आपस में समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, क्योंकि देखिए गौर से ये 3 और 3 है, इनके लेफ्ट वाले प्लेटें इस बिंदु पे आके जुड़ रही है, राइट वाली प्लेटें यहाँ पे आके जुड़ रही हैं। ठीक है नहीं है, ऐसे बच्चों यहाँ पे देखो, चलो यहाँ भी आप सोच सकते थे, ऐसा कर सकते थे अपन, यहाँ भी जैसे यहाँ मिला है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बिंदु जो है ये बिंदु डायरेक्ट यहाँ से जुड़ रहा है, तो यहाँ से इसको मैं हटा के, इस तार को यहाँ से हटा के डायरेक्ट इससे मिला सकता हूँ इस बिंदु को इससे, तो इस बिंदु पकड़ के हम मिला देंगे, तो देखिए आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी। ये समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे इसको मैं और डिटेल खूब समझाऊंगा उसको मैं, तो ये आपके रग रग में बस जाएगा, समझना बात को।
ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ भी देखिए ये जो बिंदु है, ये बिंदु डायरेक्ट यहाँ से जुड़ रहा है, तो उसको भी यहाँ से इस तार को हटाकर यहाँ से हम इसको यहाँ से डायरेक्ट मिला सकते हैं। तो यहाँ मिला देंगे तो उसको आकृति कुछ ऐसी बन जाएगी इस तरह से, ये लो। अब देखिए बच्चों गौर से यहाँ पे इसमें ये 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड दोनों क्या बना रहे हैं यहाँ पर समांतरक्रम, क्योंकि इनकी लेफ्ट प्लेटें यहाँ पे जुड़ रही है, राइट प्लेटें यहाँ पे जुड़ रही हैं, तो दोनों बना रहे हैं समांतरक्रम। और आप जानते हो समांतरक्रम में धारिता क्या होती है, जुड़ जाती है। तो कितना जाएगा मान, 3 और 3 को योग कर दो कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो ये वाला मान तो कितना बच्चों 6 माइक्रोफेरेड हो गया, 6 माइक्रोफेरेड। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखिए ये दोनों भी क्या बना रहे हैं आपस में समांतरक्रम, क्योंकि इन दोनों की ये प्लेटें यहाँ पे आके जुड़ी हैं इस बिंदु पर, ये वाली प्लेटें यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड हुए भी समांतरक्रम बना रहे हैं। तो इनको भी हम आपस में समांतरक्रम के अनुसार देखें, नेट धारिता क्या हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों इसका अपन चित्र बनाएं तो दोबारा से तो क्या जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे सर्किट को रीड्रॉ करें, पुनः परिपथ बनाएं। तो पुनः परिपथ बनाने पर कुछ इस प्रकार से बनेगा पुनः परिपथ। देखिए यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड, यहाँ तो ए बिंदु तो यही सही समझ उसको, समझिए ध्यान से, ए बिंदु यहाँ पे बच्चों सी बिंदु है, ए बिंदु और सी बिंदु है, यहाँ पे इनके बीच में कौन जुड़ा हुआ है, 1 माइक्रोफेरेड जुड़ा हुआ है, ये 1 माइक्रोफेरेड जोड़ दिया, 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे बैटरी जुड़ी है, इस प्रकार से लो बैटरी जोड़ दी अपन ने, कितनी जुड़ी है बैटरी, ये जुड़ रही है 100 वोल्ट की, ±100 वोल्ट, ठीक है 100 वोल्ट इस प्रकार जोड़ दी। अब सोचे बच्चों यहाँ तो बहुत सारी लाइनें दिखा रखी हैं, बहुत सारी लाइनों का मतलब क्या होता है, बड़ी बैटरी है, ज्यादा वोल्ट है, इसलिए अपन बहुत सारी लाइन दिखाते हैं। वन आप इसको ऐसे भी शो करोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो चाहिए 100 वोल्ट की बैटरी है। अब बच्चों ऊपर देखिए यहाँ पे इस जगह कोई बिंदु बी है, यहाँ पे इस जगह कोई बिंदु बी है, ए और बी के बीच में परिणामी धारिता कितनी है 6 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से ये लगा दिया अपन ने 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और बी और सी के बीच में परिणामी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, ये लगा दिया अपन ने 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब बच्चों समझे बात को, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 100 वोल्ट की बैटरी, ये मध्य वाली भुजा और ये ऊपर वाली पूरी भुजा, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी भुजा, ये पूरी भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों क्या बना रही हैं आपस में समांतर क्रम बना रही हैं। तीनों भुजाएं आपस में समांतर क्रम बना रही हैं, इसलिए जो ये 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट पूरा पूरा इस पे भी आएगा 100 वोल्ट, और इस पूरी भुजा पर भी 100 वोल्ट आएगा। क्योंकि हम जानते हैं समांतर क्रम में नेट वोल्टेज सबका सेम होता है, इसका भी 100 वोल्ट है बैटरी का मान, तो इसके सिरों पर भी 100 वोल्ट आएगा, और इस पर नेट वोल्टेज भी कितना बनेगा 100 वोल्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ बच्चों इसका अब देखिए 6 और 2 श्रेणी क्रम में है, इस पे नेट वोल्टेज देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है 100 वोल्ट, ठीक है। 6 और 2 का माइक्रोफेरेड का नेट वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, उसका बंटवारा कर दें, बंटवारा कर देंगे तो बच्चों देखो यहाँ पे इसमें जो बंटवारा करें इसके सिरों पर, जैसे कि यहाँ पे इसके सिरों पर ये मान लीजिए V1 है, इसके सिरों पर ये V2 है, ठीक है, और इसके सिरों पर ये यहाँ पे V3 वोल्टेज है AC के बीच में। तो यहाँ पे अगर अपन बंटवारा करें, देखिए ऊपर 100 वोल्ट का, ठीक है 100 वोल्ट का बंटवारा अगर करें अपन, क्योंकि ये श्रेणी क्रम बना रहे हैं 6 और 2 माइक्रोफेरेड, बंटवारा करेंगे तो V1 का मान कितना जाएगा, V1 का मान ये जाएगा 100 वोल्टेज, ठीक है ब्रैकेट में, क्योंकि हम वोल्टेज का बंटवारा देखा क्या था बच्चों, V1 निकाल रहे तो ऊपर C2 आता है, मतलब अगर मैं इसके सिरों पर वोल्टेज निकाल रहा हूँ तो ऊपर कितना आएगा 2 आएगा, 2/6 + 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2/8 मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। और बच्चों V1 जो है वो किसको बता रहा है, VA - VB को, मतलब बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर बता रहा है। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया बराबर VA - VB, बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर बता रहा है, तो VA - VB का मान कितना आ गया 25 वोल्ट। चलो V2 निकालें, V2 इसका बंटवारा करें, V2 का मान कैसा आया था बच्चों, टोटल वोल्टेज में से माइनस कर दो 100 वोल्ट, या यूं लिख दो, चलो पूरा ही निकाल लेते हैं 100 वोल्ट, ब्रैकेट में ऊपर क्या आएगा बच्चा 6 आएगा, 6/6 + 2 करिए तो कितना आएगा बच्चों आपकी बारी है, ये हो जाएगा 75 वोल्ट, ये आ जाएगा 75 वोल्ट। और 75 किसको बता रहा है बच्चों यहाँ पे, ये V2 को, मतलब VB - VC बता रहा है, बराबर VB - VC। तो ये तो हमें निकालना था, ये विभवांतर आ गया V1, यह आ गया मतलब यह आ गया VA - VB, और नीचे निकाल लिया अपन ने VB - नीचे निकाल लिया V - VC, ऊपर आ गया VA - VB। इस प्रकार से अपन ने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। थोड़ा सा अलग सा अजीब सा क्वेश्चन था, डरने की बात नहीं है, आगे से कई सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा तो बिल्कुल सिंपल का क्वेश्चन था, कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन, घबराइए मत, ठीक है। तो चलो आगे और क्वेश्चन अपन समझें इस पे।
तो चलो उस पे चलो और क्वेश्चन अपन सोल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है। देखिए यहाँ पे ये 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से कुंजी को अगर ऑन करें, इस कुंजी को ऑन करें तो बैटरी से कितना एक्स्ट्रा आवेश प्रवाहित होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो अभी यहाँ पे बैटरी खुली हुई है, मतलब यहाँ पे कुंजी खुली हुई है, ठीक है। तो कुंजी बच्चों खुली हुई है और देखिए यहाँ पे कुंजी खुली, इसका मतलब इस यहाँ पे आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ से इसको हटा दो, इस तारों कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे धारा जाएगी नहीं, ये कुंजी खुली हुई है, ये लो इसको हटा दिया मैंने। इसको हटा देने के बाद क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं आराम से, ये दोनों क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम, कितना हो जाएगा मान, गुणा बटा योग कितना आएगा 2। ये दोनों बना रहे हैं श्रेणी क्रम, इसका गुणा बटा योग कर लो, 12 और 4 गुणा बटा योग करेंगे कितना आएगा 3 गुणा बटा योग करने पर, ठीक है। फिर ऊपर का 2 और नीचे का 3 क्या बनाएंगे आपस में, समांतर क्रम। तो 2 ऊपर का 3 नीचे का मिल कितना हो गया 5 माइक्रोफेरेड हो गया, ठीक है। तो यहां से अपन देखें स्टार्टिंग में कुल धारिता कितनी है 5 माइक्रोफेरेड। तो देखो क्या कहना चाहता हूं मैं, सब समझो। सॉल्यूशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम देखें कि अभी यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, की अभी यहाँ पे ऑफ है। तो की ऑफ के टाइम पे आप देखो सी नेट का मान कितना आ रहा है यहाँ बच्चों, सी नेट का मान अगर अपन निकालेंगे तो सी नेट का मान कितना है बताया आपको मैंने, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। 2 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू कितना जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। ऐसा में कैसा आया, ऊपर 6 और 3 क्या बनाएंगे आपस में श्रेणी क्रम, इसका नेट मान कितना हो जाएगा गुणा बटा योग, 6 और 3 का गुणा बटा योग कितना बनता है 2 बनता है। ऐसे ही 12 और 4 भी श्रेणी क्रम है, गुणा बटा योग करेंगे 3 आ जाएगा। तो ऊपर का 2 नीचे का 3 आपस में समांतर क्रम है, तो 2 प्लस 3 समांतर क्रम में 2 प्लस 3 जुड़ जाएंगे, तो कितना है 5 माइक्रोफेरेड। इसका बच्चों यहाँ पे क्यू नेट का मान क्या जाएगा, क्यू नेट कैसे निकालना है, मतलब नेट आवेश क्यू बराबर क्या होता है CV, मतलब सी नेट इंटू वी कर सी नेट इंटू वी। तो सी नेट का मान 5, वी नेट का मान, वी का मान कितना 10, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 50 माइक्रो कुलाम। तो प्रारंभ में आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है 50 माइक्रो कुलाम। अब देखिए कुंजी को ऑन करें क्या आएगा, की को मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूं, तो की ऑन करने पे निकालते हैं पहले सी नेट कितना बनेगा। तो चलो देखो की को ऑन करेंगे, तो की को ऑन करने पे हम देखें क्या आएगा, पे देखिए की को ऑन करने पे ये वायर डायरेक्ट यहाँ से तक ऑन हो जाएगा इस प्रकार से, कुंजी ऑन कर दी है, वायर डायरेक्ट कंडक्टर हो गया है। फिर अभी आपको समझा रहा बच्चों, अगर कहीं पे 2 बिंदुओं के बीच वायर डायरेक्ट आके जुड़ रहा है तो क्या करते हैं, उस वायर को वहां से मिटा दो और दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो। अभी अपन ने किया भी था, क्योंकि ये वायर क्या कर रहा है, इस वायर के द्वारा इस बिंदु और इस बिंदु पर पोटेंशियल समान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस वायर को हटा के दोनों बिंदुओं को आपस में मिला सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, अर्थात एक ही बिंदु मान सकते हैं। तो इधर बच्चों इसको मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है। अब इस बिंदु को पकड़ के और नीचे इसको, इन दोनों पकड़ के मैं इस प्रकार से मिला रहा हूँ। तो मिलाने में देखिए आकृति कैसी आएगी, समझना बात को, दिमाग हो तो देखिए आकृति कुछ इस प्रकार से आएगी, यहाँ पे आके मिल जाएंगे दोनों बिंदु, ये लो, ये वाला बिंदु तो यहाँ गया इस जगह, ठीक है, ये वाला बिंदु भी अपन ने यहाँ मिला दिया इस जगह, ये लो, ये स्थिति बनी। अब बच्चों अब यहाँ पे चित्र देखिए, यहाँ पे इसमें ये अब की बार यहाँ पे 6 और 12 क्या बना रहे हैं आपस में समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, 6 और 12 कितना जाएगा 18। तब क्या ये जुड़ के इसका मान कितना हो गया 18 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये तो आ गया 18 माइक्रोफेरेड, 18 माइक्रोफेरेड। इधर से 6 और 3 और 4 ये भी आपस में समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा ये 7 माइक्रोफेरेड। अब बच्चों फिर देखिए 18 और 7 एक के बाद एक हैं, अर्थात श्रेणी क्रम बना रहे हैं, तो इनका जो सी नेट आएगा गुणा बटा योग करेंगे, तब क्या सी नेट डैश बोल लेते हैं, चलो उसको सी नेट डैश, तो गुणा बटा योग करें तो कितना बच्चों 18 और 7, 18 गुणा 7 अपॉन 18 प्लस 7, ठीक है। क्योंकि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कैसे मानते निकालते हैं नेट मान, गुणा बटा योग करके, तो गुणा बटा योग कर देंगे 18 इंटू 7 अपॉन 18 प्लस 7, तो ये माना जाएगा 5.04 माइक्रोफेरेड, ठीक है। यह जाएगा सी नेट का डैश का मान। अब यहाँ से क्यू नेट डैश निकाल लें, अब क्या आएगा क्यू नेट डैश, तो कोई यहाँ पे सी नेट डैश इंटू वी करेंगे, इंटू वी, तो सी नेट डैश का मान तो कितना बच्चों, यहाँ पे 5.04 है, 5.04, इसको गुणा करना है किससे 10 से, तो कितना आ गया ये 50.4 माइक्रोफेरेड, माइक्रोकुलाम। तो वहां से देखिए बच्चों पहले कितना था 50 माइक्रोकुलाम, कुंजी ऑन करने के बाद कितना हुआ 50.4 माइक्रोकुलाम, इसलिए एक्स्ट्रा आवेश कितना प्रवाहित हुआ 0.4, क्यू एक्स्ट्रा प्रवाहित का मान कितना जाएगा, इसमें इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे 50.4 में से 50 को माइनस करेंगे तो 0.4 माइक्रोकुलाम
ये आ जाएगा आंसर, एक्स्ट्रा प्रवाहित आवेश का मान। ठीक है, ये आ गया। चलो अब देखें पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों इस प्रकार से वो C1 और C2 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं V वोल्ट की बैटरी के साथ। तो माध्यम एप्सिलॉन बराबर K को, अभी देखो यहाँ पे माध्यम K भरा हुआ है, तो C1 का मान C है, C2 का मान क्या है, K इंटू C। ठीक है, ये मान है। माध्यम को हटाने से पहले और हटाने के बाद प्रत्येक पीपीसी पर आवेश का मान बताना है क्या है। मतलब अभी यहाँ पे भरा हुआ है, इस समय प्रत्येक पर आवेश का मान कितना है ये हमें देखना है। तो जो हम देख रहे हैं दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम बना रहे हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में देखिए यहाँ से वही जो Q आवेश यहाँ से प्रवाहित होगा, Q आवेश यहाँ से प्रवाहित होगा, इस पर भी कितना आएगा Q, इस पर भी कितना आएगा Q, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। यहाँ पे भी Q और Q आवेश के मान आएंगे। ठीक है, तो अभी जो स्थिति दिख रही है तो पहले इसका अपन देख लें, सी नेट डैश निकाल, पहले प्रारंभ में देखें बच्चों। देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड, श्रेणी क्रम में दोनों पे आवेश का मान समान होता है। तो प्रारंभ में हम निकाल रहे हैं यहाँ पे Q1 बराबर Q2 बराबर Q, दोनों पे क्या आएगा सेम, Q1 बराबर Q2 बराबर सेम। मतलब यहाँ पे इसको चलो अपन ने Q1 बोल दिया, इसको Q2, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q है। तो प्रारंभ में Q1 और Q2 का मान क्या है, सेम और Q के बराबर होंगे। अब बच्चों Q बराबर क्या होता है, सी नेट इंटू वी। तो यहाँ पे सी नेट इंटू वी का उपयोग करें, सी नेट इंटू वी। तो अब सी नेट का मान देखो कितना आएगा, सी नेट का मान गुणा बटा योग कर लो, एक C है और एक KC है, तो गुणा बटा योग करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो गुणा बटा योग करें तो KC इंटू सी अपॉन KC प्लस C, ठीक है, इंटू वी। तो यहां से हम देखें एक C से नीचे C कॉमन ले कट जाएगा तो क्या जाएगा KCV बटा K प्लस 1। ये तो क्या निकाले बच्चों अपन ने, प्रारंभ में आवेश का मान निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए माध्यम हटाने के बाद, माध्यम हटाने के बाद निकालेंगे तब क्या आ रहा है यहाँ पे Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q डैश हो जाएगा। तो Q डैश का मान कैसे निकाल लेंगे, C डैश नेट इंटू V करके। ठीक है, तो C डैश नेट क्या हो, देखो यहां से अगर आपने ये माध्यम हटा दिया तो धारिता कितनी रह जाएगी C, क्योंकि हम जानते हैं माध्यम हटाने पे धारिता K गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले C2 का मान K इंटू C था, तो क्या रह जाएगा, केवल C रह जाएगा। ये भी C और ये भी C और C का श्रेणी क्रम संयोजन क्या बनाएगा, C/2। ठीक है, तो C/2 हो जाएगा। तो C डैश नेट का मान अपन रख दें कितना आएगा, तो C/2, तो C/2 इंटू वी ये हो जाएगा मान, मतलब गुणा बटा योग कर दो, C इंटू सी अपॉन C प्लस C कर दिया तो V कितना हो जाएगा, ये CV/2। ये लो, बस माध्यम भरने, मतलब माध्यम हटाने से पहले और हटाने के बाद ये आवेश हो गए प्रत्येक पर, कोई श्रेणी क्रम में तो आवेश समान होना ही होना है। तो आवेश बाद में दोनों पे समान है, इसके बराबर, पहले भी दोनों पे समान है लेकिन इसके बराबर है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर मतलब सिक्स्थ कह रहा है कि C1 बराबर C2 बराबर C श्रेणी क्रम में बैटरी V से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों दोनों आपस में बैटरी से जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, जहां प्रत्येक संधारित्र विभवांतर 10 वोल्ट है। मतलब कुछ इस प्रकार से अगर अपन डायग्राम देखना चाहें, देखिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड में इस प्रकार से एक ये संधारित्र है, ठीक है, एक ये संधारित्र, दोनों जुड़ रहे हैं आपस में श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, V वोल्ट के साथ बैटरी के साथ, ये प्लस ये माइनस V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये संधारित्र C1 का मान C है, ये संधारित्र C2 का मान ये भी C है। ठीक है, और यहाँ पे इसके सिरों पर विभवांतर ये V1 बोला गया है, इसके सिद्धांतर V2, विभवांतर V2। अभी आपसे कह रहा है प्रत्येक पर विभवांतर का मान कितना बच्चों, 10 वोल्ट है। ठीक है, अभी प्रारंभ में V1 और V2 के मान 10-10 वोल्ट दे रखे हैं, तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभ में, यहां से अपन देखें बच्चा, यहाँ पे इस जगह देखिए प्रारंभ में क्या है, यहाँ पे प्रारंभ में यहाँ पे V1 मतलब V बराबर V2 बराबर कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः बैटरी, इस बैटरी का मान क्या जाएगा, V बराबर 10 प्लस 10, मतलब V1 प्लस V2 बराबर कितना जाएगा, 20 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट। तो हमें यह पता चल गया बैटरी का मान कितना आ रहा है, 20 वोल्ट आ रहा है। बैटरी V बराबर 10 प्लस 10 मतलब V1 प्लस V2। हम जानते हैं बैटरी का इस पे बंटवारा होता है, तो V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 कर दिया, कितना आ गया, 20 वोल्ट। तो बैटरी का मान चल गया। अब से क्या है कि यदि C1 में एप्सिलॉन बराबर 3 माध्यम भर दें, ठीक है, एप्सिलॉन बराबर C माध्यम भर दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में 3 माध्यम भर रहे किसमें, C1 में,
तो अब C1 C2 पर विभवांतर का मान क्या होगा ये बताना है। तो चलो देखो अब इसके अंदर अपन ने माध्यम भर दिया, कितना, 3 वाला माध्यम। तो इसके अंदर बच्चों मैं अगर 3 वाला माध्यम भर दूंगा इसके अंदर ये अपन ने माध्यम भर दिया लो, ठीक है, ε r 3 माध्यम भर दिया, ε r 3 माध्यम भर दिया। तो 3 माध्यम भर देने पर अब देखिए यहाँ पे इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C1 का मान हो जाएगा 3 इंटू सी हो जाएगा, इसका मान 3 इंटू सी हो जाएगा C1 का मान, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये जो बैटरी का मान तो खैर पता चल गया, बैटरी कितने वोल्ट की थी, 20 वोल्ट की। अब बैटरी का यहाँ पे पुनः विभाजन होगा, ठीक है। तो देखिए माध्यम भरने के बाद बैटरी का बंटवारा, ठीक है, बैटरी 20 वोल्ट का जो बंटवारा होगा किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पे V1 का मान निकालें तो V1 बराबर क्या होता है बच्चों, V1 बराबर कैसे निकालते हैं, बंटवारा करते हैं, V1 बराबर V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 बताया था आपको मैंने। V1 बराबर 20 वोल्ट इंटू C2 अपॉन, मतलब यहाँ पे लिख रहे, चलो एक बार तो पूरा V लिखते हैं, V1 बराबर V C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बचपन में सिखाया था आपको मैंने, ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। तो V1 बराबर V C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ से हम रख दें मान, V का मान कितना आया था 20 वोल्ट, ठीक है, ये 20 रख दिया। तो यहाँ से C2 का मान कितना है, C2 का मान C है, C अपॉन 3C प्लस C, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/4 ही हो गया, इसे गुणा कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 वोल्ट, ठीक है, कितना आ गया 5 वोल्ट। तो इसलिए V2 बराबर क्या आ जाएगा, अब V2 को सॉल्व करनी होती है, पूरा टोटल 20 वोल्ट था, उसमें से 5 माइनस कर दो तो कितना आ गया 15 वोल्ट आ गया। इस तरह से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 15 वोल्ट, ठीक है। ये चीज अपन ने देखी बच्चों, ये तो खैर 6 का आंसर आ गया। चलो इसमें एक चीज और सिखाऊं आपको मैं, जैसे बच्चों यहाँ पे इस जगह, ये मान लीजिए बच्चों यहाँ पे इस जगह कोई बिंदु है, ये ए, ये कोई ए बिंदु है, यहाँ पे बच्चों ये कोई ए बिंदु है, ए बिंदु, ठीक है, ये बिंदु ए है, यहाँ पे कोई इस जगह बिंदु बी है, ये मान लो ये ए बिंदु है और बी बिंदु है, इसकी मैंने कर दी अर्थिंग, यहाँ पे बी बिंदु की अर्थिंग कर दी। अर्थिंग समझते हो ना, किसी को अर्थिंग करते हैं वहां पे वोल्टेज कितना होता है, 0 रहता है। तो यहाँ से देखिए अगर अपन ने बी बिंदु की अर्थिंग कर दी तो उस अवस्था में क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे कहा जाए कि ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, बी की अर्थिंग कर दी, फिर ए से बी तक जाएं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पे विभव में किस प्रकार से परिवर्तन होगा ये हमें बताना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो यहाँ से हम एक नोट के रूप में अपन देखें, नोट का एक क्वेश्चन ये नोट के रूप में समझ रहे हैं इसके अंदर, यदि उपरोक्त चित्र में, पहले स्थिति की बात करें, उपरोक्त चित्र में यदि उपरोक्त चित्र में बी को, चलो कलर चेंज कर लें, साफ नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, उपरोक्त चित्र में यदि उपरोक्त चित्र में बी को अर्थिंग, उपरोक्त चित्र में बी को अर्थिंग कर दें तो ए से बी तक चलने पर, ए से बी तक चलने पर विभव परिवर्तन ग्राफ बनाओ। विभव परिवर्तन ग्राफ बनाओ, ये हमसे कह रहा है, ठीक है। तो बी को अपन अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग वाला क्या था, वी वोल्ट, अर्थिंग और 0 वोल्ट अपन ने। अब देखिए ग्राफ बनाना है किस प्रकार से, देखिए समझो, ये आपने समझे इस तरह से, यहां से हम विभव परिवर्तन का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ये विभव है और यहाँ पे ये स्थिति है, विभव और ये स्थिति। तो जो यहाँ पे अपन ने जो संधारित्र रखे हैं, इस प्रकार संधारित्र यहीं से देखिए, यहाँ पे ये बिंदु मान लो ए बिंदु है, ये यहाँ पे एक संधारित्र हो गया, ठीक है, दूसरा संधारित्र ये है, इस प्रकार से यहाँ पे बी बिंदु है, ठीक है, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, ठीक है, ए बिंदु और यहाँ पे बी बिंदु। तो यहाँ पे देखिए हमें देख रहे हैं ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है, वी वोल्ट, मतलब 20 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का मान कितना है 20 वोल्ट, ये अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बैटरी का मान निकाल लिया था, वी बराबर कितना आ गया था 20 वोल्ट आ गया था, वी का मान अपने निकाल लिया 20 वोल्ट आया, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है 20 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे 0 वोल्ट है अर्थिंग की वजह से, तो ए पर कितना आएगा 20 वोल्ट। सीधी सी बात है बच्चों, कहीं पे विभवांतर का मान 20 है और एक का मान पता है 0 है, तो दूसरे का मान सीधी सी बात है 20 होगा, इसे 20 माइनस 0 बराबर 20 होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे ए बिंदु पर वोल्टेज का मान कितना बच्चों 20 वोल्ट, और यहाँ पे बी बिंदु पे वोल्टेज कितना है 0, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज का मान 0 है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इन बिंदुओं को अगर मैं यहाँ पे समझूं, यहाँ बच्चों इस तरह देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, बात देखिए। यहाँ पे ये संधारित्र वाली स्थिति है, ये संधारित्र वाली स्थिति यहाँ से इस जगह से अपन देख रहे हैं, ये स्थिति, ये स्थिति, ये संधारित्र की स्थिति हो गई। यहाँ पे इस संधारित्र की पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई संधारित्र की, ये हो गया बी बिंदु हो गया, ठीक है, ये बी बिंदु हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ए बिंदु पर विभव कितना था 20 वोल्ट, मतलब यहाँ पे इस जगह ये 20 वोल्ट है, ये ठीक है 20 वोल्ट, इस जगह वीओ का मान 20 वोल्ट है, ठीक है। वी का मतलब कितना है 20 वोल्ट, ठीक है, वीओ 20 वोल्ट है। अब बच्चों देखो यहाँ से अपन देखें, जैसे जैसे यहाँ से इधर जाएंगे वीओ का मान क्या रहेगा नियत, क्योंकि तार पे चल रहे हैं। जब भी आप किसी एक तार पे चल रहे हो तो चालक तार पे, चालक हम जानते हैं चालक का मतलब सब जगह विभव समान, तो यहाँ से तक पूरा एक चालक तार है, सब जगह विभव क्या होगा समान। तो यहाँ पे विभव सब जगह समान है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा, विभव सब जगह समान है इसलिए ग्राफ कांस्टेंट आएगा, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे प्रारंभ में तो ग्राफ क्या है नियत है, इस तरह से यहाँ पे यहाँ तक ग्राफ ही नियत आ रहा है, इस जगह तक तो यहाँ तक तो ग्राफ नियत आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर आगे अपन देखें, फिर अब इस पे अपन ने विभवांतर निकाला था, कितना आया था बच्चों विभवांतर, इस पे विभवांतर का मान ये आया था, देखो विभवांतर निकाला, V1 का मान कितना है 5 वोल्ट, ठीक है। इसके सिरों पे विभवांतर 5 वोल्ट आया, ठीक है, V1 बराबर 5 वोल्ट, ठीक है, V1 बराबर 5 वोल्ट। और इसके सिरों पे विभवांतर कितना आया था, अभी निकाला अपन ने V2 का मान, V2 बराबर कितना आया था 15 वोल्ट, 15 वोल्ट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया इस जगह तो यही रहा है 20 वोल्ट, यहाँ पे 0, इसको लिखते हैं 20 वोल्ट, ठीक है। इस जगह वीवो का मान 20 वोल्ट है, ठीक है, और इस जगह वीवो का मान कितना बच्चों 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से इधर जाएंगे तो धीरे धीरे वीवो घटेगा, कितना घटेगा 5 वोल्ट की कमी होगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक वीवो घटेगा, 5 वोल्ट की कमी होगी, इस तरह से घटा ये मान, मतलब यहाँ से कमी कितनी 5 वोल्ट की, ठीक है। तो यहाँ से लगाने पे 5 वोल्ट की कमी होगी, इस तरह से ये ग्राफ 5 वोल्ट कमी होगी, ये 5 वोल्ट कमी कर दी, ठीक है, 5 वोल्ट कमी होगी, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से आगे जाओगे फिर चालक तार है, वीवो सब जगह समान आएगा, ये लो वीवो सब जगह एक समान दिखा दिया कांस्टेंट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से फिर देखो, अब यहाँ से इधर जाएंगे तो इधर जाने फिर वीवो घटेगा, कितना विभवांतर है 15 वोल्ट, तो यहाँ से तक बहुत बड़ा विभवांतर है 15 वोल्ट है, इस तरह से ये लो यहाँ पे विभवांतर कितना रहा है 15 वोल्ट विभवांतर आ रहा है इस स्थान पे, ठीक है, इस स्थान पे ये 15 वोल्ट का विभवांतर है, ये अपन ने देख लिया 15 वोल्ट विभवांतर, ठीक है। अब बच्चों फिर आगे उसके बाद जाएंगे तो देखो क्या आएगा फिर उसके बाद, ये तो 15 वोल्ट विभवांतर वाली बिंदु आ गया, 15 वोल्ट विभवांतर, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस जगह 0 वोल्ट है, तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा 0 वोल्ट, 0 वोल्ट दिखा दिया अपन ने प्रत्येक बिंदु पे, क्योंकि चालक तार है ना सब जगह वो समान होगा, तो यहाँ 0 वोल्ट है इस बिंदु पे, यहाँ सब जगह 0 वोल्ट ही आएगा। अर्थात बच्चों देखो यहाँ से तक ये जो विभवांतर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक V1 का मान, ये इस स्थिति का V1 का मान ये कितना है 5 वोल्ट, ठीक है, ये V1 का मान 5 वोल्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ से तक हम देखें इस जगह तक ये V2 का मान कितना है 15, V1 का मान 5 वोल्ट, V2 का मान 15, ये अपन ने देख लिया। इस प्रकार से अपन ने ये समझ सकते हैं, बात पल्ले पड़ी। तो चलो ये अपन ने ग्राफ बना लिया। उसके बाद बच्चों फिर आगे अपन अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड की भंजन वोल्टता 6 किलो वोल्ट है, ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड की भंजन वोल्टता 6 किलो वोल्ट है, जबकि 2 माइक्रोफेरेड वाले की भंजन वोल्टता 4 किलो वोल्ट है। तो आपसे कह रहा है कि इनके श्रेणी क्रम निकाय की भंजन वोल्टता क्या होगी, ठीक है। भंजन वोल्टता क्या होती है बच्चों, जो संधारित्र अधिकतम वोल्टेज सहन कर सकता है उसे भंजन वोल्टता कहते हैं। तो बच्चों क्या बताया आपको ने कि भंजन वोल्टता क्या होती है, जो संधारित्र अधिकतम वोल्टेज सहन कर सकता है, ठीक है। तो बच्चों देखो इस प्रकार से हमसे कह रहा है कि यहाँ पे श्रेणी क्रम की निकालनी भंजन वोल्टता, दोनों इस प्रकार श्रेणी क्रम में, ये 1 माइक्रोफेरेड इसकी भंजन वोल्टता 6 किलो वोल्ट दे रखी है, 2 माइक्रोफेरेड इसकी भंजन वोल्टता 4 किलो वोल्ट दे रखी है, ये आपको बोला गया है, ठीक है। अब इसके निकाय की हमें क्या बतानी है, श्रेणी क्रम की भंजन वोल्टता बतानी है कि इस श्रेणी क्रम पे हम टोटल कितना अधिकतम वोल्टेज लगा सकते हैं तब जो निकाय सहन कर जाए। तो चलो देखो यहाँ पे हम जानते हैं दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में अपन जानते हैं Q का मान तो क्या होगा समान, दोनों पे आवेश का मान समान होगा, ठीक है। तो बच्चों आवेश का मान समान होगा
तो हम देखते हैं कि आवेश, जैसे मान लो ये वाला आवेश सहन कर सकता है, सपोज ये वाला आवेश सहन कर सकता है 3 माइक्रोकुलाम, मुझे पता नहीं कितना भी देख लेंगे आगे। सपोज ये वाला आवेश सहन कर सकता है 3 माइक्रोकुलाम और ये सहन कर सकता है 4 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो हम देखो दोनों पे हम जानते हैं आवेश समान होगा, तो सोचिए क्या दोनों पे 3-3 आ सकता है क्या? आ सकता है, क्योंकि ये अधिकतम कितना सहन कर सकता है? 4। मान लो ये 4 सहन कर सकता है, ये 3 सहन कर सकता है, तो 3 और 3 दोनों को दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें क्या दोनों पे 4-4 माइक्रोकुलाम आवेश आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो सहन करने में सक्षम है लेकिन ये उसको सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि हमें दोनों को मतलब सहन कराने जितना आवश्यकता देना है, तो जो दोनों में से छोटा वाला आवेश है वो दोनों पे आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो इस पर अपन देख रहे हैं क्यूमिन, मतलब इसमें क्या आएगा? क्यूमिन आवेश, इसमें भी क्या आएगा? क्यूमिन आवेश। दोनों पे जो न्यूनतम वाला आवेश है वही दोनों पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चलो अब देखें दोनों पे कितना कितना आवेश आता है, ये अपन निकालें। तो देखो यहाँ पे इस पे निकालू बच्चों में क्यू का मान, Q1 बराबर कितना? Q बराबर C इंटू वी होता है, तो C इंटू वी कर दें तो 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6 करोगे कितना जाएगा? 6 माइक्रोकुलाम, मतलब अधिकतम कितना सहन कर सकता है? 6 माइक्रोकुलाम। और यहाँ पे देखें Q2 कितना आएगा? Q2 का मान यहाँ पे वही C कर दो, 2 इंटू 4 कितना आ गया? 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 8 माइक्रोकुलाम। तो हम देखें बच्चों दोनों में से छोटा वाला मान कौन सा है? 6 या 8? 6। तो ये वाला मान क्या है बच्चों? मिनिमम। तो हम देख रहे हैं ये वाला जो मान आ रहा है, ये वाला मान ये न्यूनतम आ रहा है, ठीक है, मिनिमम क्यूमिन, ये अपन देख लिया, ये न्यूनतम मान आएगा जो ये निकाय सहन कर सकता है। अब बच्चों हमें इस निकाय का हमें क्यूमिन पता चल गया कि इसमें क्यूमिन आना है, इसमें क्यूमिन आना है। अब देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम का अगर अपन निकालें भंजन वोल्टता का मान, तो ऐसे निकालते हैं श्रेणी क्रम की V भंजन, मतलब भंजन वोल्टता का मान निकाले तो कैसे निकालेंगे? ये निकालते हैं जैसे हम जानते हैं Q बराबर CV, तो V बराबर Q अपॉन C, मतलब Q मिन अपॉन C करेंगे, Q मिन अपॉन C नेट। श्रेणी क्रम का Q मिन, क्योंकि दोनों पे Q मिन तो सेम ही आना ना, तो Q मिन बटा C नेट। तो Q मिन का मान कितना है? 6 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम, ठीक है। और C नेट का मान कितना है? दोनों का C नेट करो, 1 और 2, तो गुणा बटा योग करेंगे, तो गुणा बटा योग करने पे क्या जाएगा? 2/3 आएगा, नहीं आएगा? गुणा बटा योग करेंगे 2/3 माइक्रोफेरेड। तो यहां से क्या बन जाएगा रिजल्ट? ये 9 वोल्ट ये आ जाएगा इसका आंसर, 9 किलो वोल्ट, क्योंकि किलो के रूप में देखना मान, तो 9 किलो वोल्ट, तो 9 किलो वोल्ट ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कि प्रत्येक की भंजन वोल्टता आपको 6 और 4 दे रखी थी, तो यहाँ से अपन ने ये निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे Q बराबर C 6 माइक्रोकुलाम नहीं आएगी एक्चुअल में यहाँ पे इसको, ये क्योंकि एक तो है किसके अंदर बच्चों? माइक्रोफेरेड में, और 6 यहाँ पे किलो वोल्ट में है, तो यहाँ पे इसको खाली चलो 6 दे दो, माइक्रो में नहीं आएगा रिजल्ट, मिली में के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा करके लिखेंगे ना इसको, किलो का मान 10⁻³ होता, गुणा करेंगे तो ये मिली के रूप में आएगा। तो चलो खाली 6 लिखते हैं अपन, चलो लिखता हूँ 6 मिली कुलाम है ये, 6 मिली कुलाम। और यहाँ पे कितना आएगा? 4 दूनी 8 मिली कुलाम। समझिए ना क्यों बोल रहा हूँ मिली? क्योंकि किलो मतलब 10⁻³ और ये 10⁻⁻6 गुणा करोगे 10⁻³ बनेगा, मतलब मिली बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना बच्चों? यहाँ पे क्यू मिन का मान जो है 6 मिली कुलाम है, ये माइक्रो नहीं मिली कुलाम है, मिली कुलाम। तो मिली कुलाम रखेंगे तो ये 9 किलो वोल्ट बन जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर 9 किलो वोल्ट आंसर। चलो ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया, भंजन वोल्टता को सीखा अपन ने, किस तरह से श्रेणी क्रम की भंजन वोल्टता अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखो अब बच्चों उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे, अच्छा बच्चों यहाँ पे अलग अलग संदर्भ दिए हुए आपसे के लिए, समांतर क्रम की भंजन वोल्टता ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, समांतर क्रम की भंजन वोल्टता क्या होती है? जैसे अलग अलग संधारित्र हैं, एक की भंजन वोल्टता 2 वोल्ट, एक की 4, एक की 5, एक की 8 है। समांतर क्रम में जोड़ते हैं सब पे वोल्टेज समान होता है, तो जो सबसे छोटा वाला वोल्टेज होगा वही समांतर क्रम की क्या आ गई? भंजन वोल्टता। जो सबसे छोटा वाला वोल्टेज होगा ना, जो सबसे छोटी भंजन वोल्टता होगी वही पूरे समांतर क्रम की भंजन वोल्टता बनेगी, ठीक है। तो इसलिए उसको अपन निकाल लो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ श्रेणी क्रम वाला अच्छा होता है, इसलिए श्रेणी क्रम वाला समझा दिया। चलो आगे बच्चों यहाँ पे फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन 8वां आपसे कहा 4 माइक्रोफेरेड 300 वोल्ट वाले कई संधारित्रों की सहायता से। अच्छा बच्चों, तो वो संधारित्र, किसी भी संधारित्र बच्चों 2 राशियां लिखी होती है, आप कैपेसिटर उठा के देखो ना, हर कैपेसिटर में 2 राशियां लिखी होती है। एक तो होती है उसकी धारिता,
और एक लिखा होता है उसकी भंजन वोल्टता, मतलब अधिकतम कितना वोल्टेज सहन कर सकता है। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी संधारित्र देख लो, जैसे अपना मॉड्यूल आपको दिया हुआ है, मॉड्यूल के शुरू में जो फर्स्ट पेज है ना, उसके ऊपर देखो संधारित्र का डायग्राम दिख जाएगा आपको फर्स्ट पेज पे ही, जो कैपेसिटर वाला टॉपिक है, चैप्टर जहां स्टार्ट हो रहा है, उसमें शुरू में कैपेसिटर का चित्र दिखा रखा है, उस पर देखना आपको एक तो धारिता लिखी मिल जाएगी और एक भंजन वोल्टता लिखी मिल जाएगी। तो जैसे कह रहा है कि एग्जांपल में कि 4 माइक्रोफेरेड 300 वोल्ट वाले कई संधारित्रों की सहायता से हमें एक ऐसा निकाय बनाना है जिसकी नेट धारिता कितनी है 20 माइक्रोफेरेड और भंजन वोल्टता कितनी है 900। ऐसा निकाय बनाना है तो कितने संधारित्रों की आवश्यकता होगी यह हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो कितने संधारित्रों की आवश्यकता होगी, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा होता है, तो हमें प्रत्येक संधारित्र कितना सहन कर सकता है 300 वोल्ट, और यहाँ पे हमें कुल कितना बनाना है 900 वोल्ट बनाना है। तो 900 को हम 300 के टुकड़े में बांट दें तो कितने टुकड़े बनेंगे 3, मतलब 300 वोल्ट 300 वोल्ट और 300 वोल्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये 3 ब्लॉक बना रहा हूं मैं, एक ये, ठीक है, एक तो ये ब्लॉक हो गया, एक ये ब्लॉक हो गया और एक ये ब्लॉक हो गया। 3 ब्लॉक बना लिए अपन ने, मतलब एक ऐसा निकाय बनाया जिसमें 3 ब्लॉक हैं। इस तरह से 3 ब्लॉक वाला निकाय बना लिया मैंने, क्योंकि हमें 900 वोल्ट को 3 भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि 300 वोल्ट के रूप में है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर हम 8 की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो निकाय है पूरा, इस निकाय की बात करें बच्चों, ये जो निकाय है, इस निकाय की नेट वोल्टेज कितनी दे रखी है आपको, इस निकाय की नेट वोल्टेज हमें कितनी लेके आनी है 900 वोल्ट और ये 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं ये तो 900 वोल्ट इसका टोटल वोल्टेज है, और इसका जो सी नेट है, सी नेट कितना है यहाँ पे 20 माइक्रोफेरेड। इस निकाय, ऐसा निकाय बनाना है हमें, नेट धारिता 20 माइक्रोफेरेड है और नेट वोल्टेज का मान कितना है 900 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे इससे 3 टुकड़े करने पड़े, ये मान भी 300 वोल्ट, ये मान भी 300 वोल्ट, ठीक है, और ये मान भी 300 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर, इसमें हमारे पास अब इनमें सब में, इन हर ब्लॉक के अंदर समांतर क्रम में संधारित्रों को हम जमा सकते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में सब पे वोल्टेज 300 आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, और प्रत्येक संधारित्र 300 वोल्ट सहन कर सकता है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या जमाने, संधारित्र समांतर क्रम में, तो मतलब यहाँ भी कितना आएगा, ये आएगा एक 4 माइक्रोफेरेड, ये भी आएगा अगला 4 माइक्रोफेरेड। ऐसे हमें कई सारे संधारित्र जचाने हैं। ठीक है, मान लो n संधारित्र जमा दिए, n संधारित्र ये n संधारित्र अपन ने जमा दिए इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और प्रत्येक का मान कितना दे रखा है आपको 4 माइक्रोफेरेड, प्रत्येक का मान 4 माइक्रोफेरेड है, ये भी 4 माइक्रोफेरेड, ये भी 4 माइक्रोफेरेड, इस प्रकार से। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो सी ब्लॉक का मान है, जो धारिता है, देखिए यहाँ पे ये सी ब्लॉक हो गया, ये इस ब्लॉक की धारिता बोलते हैं मैंने सी, और यहाँ लिख दिया ब्लॉक। ठीक है, सी और नीचे लिख दिया ब्लॉक, ऐसे यहाँ पे सी, इसके नीचे लिख दिया ब्लॉक, मतलब इस पूरे ब्लॉक की धारिता। ऐसे यहाँ पे सी नीचे लिख दिया मैंने ब्लॉक। ठीक है, सी ब्लॉक। अब समझ आ गया कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे इसके अंदर देखो, यहाँ पे पहले हमने कितने ब्लॉक बनाए 3, कैसे आया देखो, यहाँ पे हम 900 वोल्ट बटा 300 वोल्ट किया अपन ने, तो कितना है 3, तो दिस इंप्लाइज 3 ब्लॉक बनाएंगे, 3 ब्लॉक बनाए। तो पहले अपन ने 3 ब्लॉक बना लिए, इस प्रकार से 3 ब्लॉक बना लिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए इस निकाय का सी नेट लिखे, सी नेट, ये ब्लॉक, तीनों ब्लॉक के हमारे आपस में श्रेणी क्रम का जो नेट धारिता होती है वो कितनी होती है बच्चों, बटा 3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब सी ब्लॉक बटा 3, सी नेट बराबर, सी नेट अर्थात जो 20 माइक्रोफेरेड है, 20 माइक्रोफेरेड बराबर क्या आएगा सी ब्लॉक बटा 3, सी ब्लॉक बटा 3, क्योंकि ये सी ब्लॉक तीनों के बना रहे हैं आपस में श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे सी ब्लॉक बटा 3, तो यहाँ से सी ब्लॉक का मान क्या है बच्चों, कितना क्या होता है, सी ब्लॉक का मान, एक ब्लॉक की धारिता, इसको 3 को इससे गुणा कर दो, 60 माइक्रोफेरेड आएगी, एक ब्लॉक की धारिता 60 माइक्रोफेरेड। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें ब्लॉक, इस ब्लॉक में 4 माइक्रोफेरेड वाले n संधारित्र हैं, ठीक है नहीं, n संधारित्र, तो इस ब्लॉक का नेट धारिता बन जाता है बच्चों, समांतर क्रम में संधारित्र होते हैं तो धारिता n गुना हो जाती है। ठीक है, तो सी ब्लॉक का मान कर रख दें 4n बराबर कितना है 60 माइक्रोफेरेड। तो यहां से सी ब्लॉक का मान रख दिया 4n रख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि n गुना हो जाती है धारिता, n गुना समांतर क्रम में धारिता n गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 4n, तो यहां से देखिए n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 15,
ठीक है, n बराबर 15 मतलब इस ब्लॉक के अंदर 15 संधारित्र हैं। तो हमें निकाय में कुल संधारित्र पूछ रहे हैं, इसलिए बच्चों निकाय में कुल संधारित्र, निकाय में कुल संधारित्र सबको जोड़ दो। कैसे जोड़ दें? 15 इसमें है, 15 इसमें, 15 इसमें, बराबर 15 प्लस 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45। बस ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये कुल संधारित्रों की संख्या निकाल ली, तो जो कि कितनी आई बच्चों? 15। ये रिजल्ट निकल के आया। आई बस समझ में? तो जो अब देखते हैं यहाँ पे अपन तुल्य धारिता ज्ञात करने के मेथड। ठीक है, तुल्य धारिता सी नेट ज्ञात करने के मेथड्स क्या क्या है ये अपन देखने जा रहे हैं। तो चलो देखो, ये सारे मेथड आगे हम जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, वहां भी आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ ढंग समझ ली, ये सारे मेथड एज इट इज, ये सारे मेथड एज इट इज बच्चों तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के मेथड भी हैं एज इट इज। ठीक है, तो वो चीज आपको आगे मॉड्यूल के अंदर डिटेल में, ये सारे क्वेश्चन अपन यहाँ सोल्व करेंगे ना एज इट इज, ये सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे प्रतिरोधों के टॉपिक वाले में। ठीक है, जो अपन आगे पढ़ेंगे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट टॉपिक जो है, उसमें आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज मिल जाएंगे। तो उसको यहाँ समझ लो, मैं वो नहीं समझाऊंगा, वो आप एज इट इज मॉड्यूल को क्वेश्चन को रेफर कर लेना, एज इट इज ये सारे मेथड वही मिलेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस डिटेल में, ठीक है, वो मिल जाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ उनको ढंग समझिए, ठीक है, वहां भी आएंगे। तो देखिए बच्चों, पहले अपन देख रहे हैं सामान्य श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन वाले परिपथ, जो सिंपल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे बेस्ड है। कैसे पहचानते हैं अपन श्रेणी क्रम या समांतर क्रम को? पहले अपन देखें श्रेणी क्रम के बारे में। आपको समझाया था मैंने, यहाँ जो कैपेसिटर है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जुड़े होंगे। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक जुड़े होते हैं और बीच में कोई संधि बिंदु नहीं होना चाहिए कहीं पे। संधि बिंदु का मतलब बच्चों एक तीसरा तार आके बीच में कहीं नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है, संधारित्र एक के बाद एक के बाद एक ही जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इससे पहचानते हैं संधि बिंदु को। ठीक है, तो देखा ना, सभी संधारित्र एक के बाद एक तथा बीच में कोई संधि बिंदु नहीं होना चाहिए। और समांतर क्रम कैसे पहचानते हैं? ये तो श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में सभी जितने भी जो भी संधारित्र हैं कैसे पहचानेंगे समांतर क्रम में के नहीं है? उनकी जो एक प्लेटें हैं वो एक निश्चित बिंदु से जुड़ी होंगी, अन्य जो अदर वाली प्लेटें, अन्य प्लेटें वो एक अदर वाले बिंदु से, निश्चित बिंदु से जुड़ी होती हैं। मतलब सभी संधारित्रों की एक तरफ की प्लेटें एक निश्चित बिंदु से जुड़ी होती हैं व दूसरी तरफ की प्लेटें एक अन्य निश्चित बिंदु से जुड़ी होती हैं। उससे पता चल जाता है हमें समांतर क्रम संयोजन के बारे में। ठीक है, और वैसे आपको मैंने बताया था श्रेणी क्रम में हम जानते हैं सी नेट का मान कैसे निकालते हैं। श्रेणी क्रम में सी नेट का मान गुणा बटा योग करके, और ज्यादा संधारित्र हैं तो 1/C नेट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करते हैं। ठीक है, और अगर n एक समान संधारित्र है तो सी नेट का मान C/n हो जाता है। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। ऐसे समांतर क्रम में अपन देखते हैं सी नेट का मान निकालते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह से। ठीक है, और अगर n एक समान संधारित्र है तो सी नेट का मान क्या बन जाता है? n इंटू सी बन जाता है। चलो अब अपन क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान समझना, सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको रेजिस्टेंस वाले टॉपिक के अंदर मिलेंगे, वो कि वो आपको सोल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे मॉड्यूल के अंदर, वहां मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, आप ये ढंग समझ लो उसको। ठीक है, देखिए यहाँ बच्चों इस प्रकार से कि ये सारे कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, के बाद यहाँ संधारित्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ए और बी के मध्य तुल्य धारिता। हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे ए व बी बिंदु के बीच में सी नेट का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए ये 6C, ये भी 6C और ये भी 6C, तीनों एक के बाद एक के बाद एक जुड़े हुए हैं कि नहीं है? तीनों एक के बाद एक के बाद एक है। तो बताइए श्रेणी क्रम बना रहे हैं नहीं बना रहे? नो, नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? कि बीच में देखिए यहाँ पे एक तार यहाँ पे आके संधि बिंदु बना लिया, एक तार ने आके संधि बिंदु बना लिया, तो इसे तीनों श्रेणी क्रम नहीं बना रहे। आइए समझ, ऐसे देखिए ये 6C, ये 4C और ये 6C, देखिए ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, तीनों एक के बाद एक के बाद एक जुड़े हुए है कि नहीं है? तो बताइए श्रेणी क्रम है कि नहीं है? आंसर है नहीं, नहीं है श्रेणी क्रम। क्यों? तो ठीक है चलो एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन बीच में संधि बिंदु आ गया, यहाँ पे यह आ गया, इसलिए तीनों श्रेणी क्रम में नहीं है। तो फिर बच्चों कैसे पता चले? चलो यहाँ देखें, इसमें ये वाले देखिए, यहाँ बच्चों ये जो तीनों की तीनों आपको दिख रहे हैं, ये तीनों की तीनों आपस में श्रेणी क्रम बना रहे हैं, क्योंकि देखिए एक के बाद एक के बाद एक है, तीनों एक के बाद एक के बाद एक आपको नजर आ रहे हैं, अर्थात तीनों आपस में क्या बना रहे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन बना रहे हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन बना रहे हैं, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? यहीं से करेंगे। तो देखो यहां से इस तरह से स्टार्ट करेंगे, ये 6 6 6, तीनों क्या बना रहे हैं आपस में? श्रेणी क्रम। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या बना रहे हैं बच्चों? श्रेणी क्रम। और बच्चों श्रेणी क्रम में अपन जानते हैं तीनों के तीनों संधारित्र एक समान है, तो इनका सी नेट क्या जाएगा? बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, 6C/3, अर्थात इनको हटा के हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? इनको लगाते हैं 6C/3, मतलब क्या बन जाएगा बच्चों? ये 2C, मतलब इन तीनों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे 2C लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से इन तीनों को हटा रहा हूं मैं, इन तीनों को यहाँ से हटा के लगाऊं 2C लगाऊंगा, तो इन तीनों को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, इन तीनों को यहाँ से इरेज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 2C। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने
यहाँ पे ये जोड़ दिया 2c। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये 2c और 4c क्या बनाएंगे आपस में, समांतरक्रम। दोनों समांतरक्रम बना रहे हैं, समांतरक्रम में संधारित्र धारिता क्या होती है, जुड़ी जाती है। 4c प्लस 2c दोनों क्या बन जाएंगे, 6c बन जाएंगे। समांतरक्रम में 6c बन जाएगा, तो उनको हटा के हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 6c लगा सकते हैं। ये लो उनको हटा के यहाँ पे अपन ने नेट मान के लगा दिया, 6c लगा दिया। ठीक है, 6c। अब बच्चों फिर देखिए ये 6c तीनों क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में वापस इनका क्या बन जाएगा, 2c, क्योंकि 6c बटा 3 कर देंगे क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा। तो इन तीनों को यहाँ से हटा के अपन क्या लगा सकते हैं, 2c। तो इन तीनों को मैंने यहाँ से इरेज करके क्या लगा दिया, 2c लगा दिया। इस प्रकार से ये लो ये आ गया 2c। ठीक है, ये आ गया 2c। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 4c और 2c आपस में यहाँ पे क्या बना रहे हैं, समांतरक्रम संयोजन। तो समांतरक्रम संयोजन से इसका मान क्या बन जाएगा, बताइए कितना होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये मान कितना बच्चों, 6c आ गया। ये आ गया मान 6c। ठीक है, अब यहाँ पे 6c, ये 6c और ये 6c तीनों क्या बनाएंगे आपस में, श्रेणी क्रम। 6c उसका 6c और ये 6c श्रेणी क्रम बनाएंगे, तो CAB का मान क्या जाएगा, 6AB बराबर CAB बराबर 6c बटा 3। 6c बटा 3 तो क्या आ गया बच्चों आंसर, ये आ गया आंसर 2c। तो CAB का मान 2c, इसका आंसर आ जाएगा ये लो। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन अपन समझें। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बच्चों, यहाँ पे इसमें इस प्रकार से ये संधारित्र जुड़े हुए हैं, यहाँ पे संधारित्र जोड़ रखे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ भी A और B के मध्य C नेट का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो संधारित्र A और B अपन जो बिंदु हैं, ये A और B बिंदु दिखा रखे हैं। हम जो बैटरी जोड़ेंगे, हम क्या निकालें बच्चों, A और B के मध्य C नेट निकाल रहे हैं। मतलब हम जो बैटरी जोड़ेंगे कहाँ जोड़ेंगे, A और B बिंदुओं के बीच में बैटरी जोड़ी जाएगी। ठीक है, और उस बैटरी से फिर संधारित्रों का आवेशन शुरू हो जाएगा, और उससे फिर अपन देखेंगे कि इस निकाय की नेट धारिता कितनी बन रही है, अर्थात A और B के मध्य नेट धारिता क्या है। अर्थात जब भी हमसे पूछे ना A और B के मध्य नेट धारिता ज्ञात करो, इसका मतलब क्या है, बैटरी कहाँ जोड़ी जा रही है बच्चों, A और B बिंदु के बीच में जोड़ी जा रही है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें ये बिंदु A, ये बिंदु B है, तो बैटरी A और B के बीच जोड़ेंगे। अब बच्चों जो संधारित्र होता है, ऐसा होता है कि जिसका एक ही प्लेट, जिसकी केवल एक ही प्लेट परिपथ से जुड़ी होती है, दूसरी प्लेट फ्री होती है, मतलब किसी से अन्य बिंदु से कनेक्टेड नहीं है, हवा में फ्री है, तो उस संधारित्र को अपन हटा सकते हैं, क्योंकि उस संधारित्र का आवेशन नहीं हो पाएगा। संधारित्र के आवेशन के लिए जरूरी है कि दोनों सिरों पर संधारित्र की जो दोनों प्लेटें, उन पे अलग अलग विभव के अनुसार प्लेटें आपस में जुड़ी हों। संधारित्र की दोनों प्लेटें अलग अलग विभव के अनुसार, अर्थात उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर होना चाहिए, तभी संधारित्र का आवेशन होता है, अदरवाइज आवेशन नहीं होता। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये 3C वाला संधारित्र ऐसा है जिसका एक ही सिरा यहाँ पे इस बिंदु जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा हवा में फ्री है, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो इसको यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, और यहां से देखिए इधर से 3C वाला संधारित्र है, इसको भी यहां से हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे बच्चों, क्योंकि देखिए इन संधारित्र जो ये संधारित्र हैं, इनका केवल एक ही सिरा परिपथ जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा फ्री है। वो बोले इनका भी तो देखो एक ही साथ जुड़ रहा है, एक सिरा फ्री। अरे फ्री नहीं है, यहाँ पे बैटरी जुड़ी जाएगी एक के साथ, तो आपको लग रहा है कि ये भी फ्री है, एक सिरा नहीं। यहाँ से A और B के बीच तो बैटरी जोड़ेंगे, तो इस संधारित्र का इधर यहाँ इस बिंदु जुड़ा हुआ है, अदर वाला सिरा बैटरी की तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये फ्री नहीं है। तो फ्री कौन से बच्चों, यार संधारित्र फ्री है, इनको हटा देंगे, इनका आवेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं संधारित्र क्यों हटाया बच्चों, क्योंकि जो संधारित्र का केवल एक ही सिरा मतलब परिपथ जुड़ा होता है। ठीक है, क्यों हटा दिया बच्चों, क्योंकि इनकी एक ही प्लेट परिपथ से जुड़ी है, इसलिए आवेशन नहीं हो पाएगा। मतलब A और B के बीच आप जब बैटरी जोड़ोगे तो इनका आवेशन नहीं हो पाएगा, अर्थात परिपथ के एक डेड पार्ट की तरह, मतलब मृत भाग की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसमें कोई आवेशन हो ही नहीं पा रहा, बैटरी आवेश दे रही है, सब लोग ले रहे हैं, लेकिन ये दोनों संधारित्र का बैटरी से आवेश नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये हटावा मान सकते हैं, परिपथ का हिस्सा है ही नहीं एक तरह से। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखिए इनको आवेशन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से आपसे कहा मैंने कि इनको अपन हटा देंगे। अब इनको हटा दें तो हटा देने पर देखो परिपथ क्या बन गया, समझे। हटा देने पर परिपथ की आकृति कुछ ऐसी आ जाएगी। इनको अपन ने हटा दिया, हटा देने के बाद अभी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे B बिंदु है, यहाँ पे A बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ जो संधारित्र जुड़ रहे हैं, एक तो यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से संधारित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं,
ये शॉर्ट बना दिया, बीच में ये इरेज कर देना बीच में से स्पेस जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2c, समझो ये 2c हो गया, ये अंदर वाले ये वाले मान तो सारे c हैं, और ये वाला मान कितना है बच्चों, ये वाला मान 2c है, ठीक है। अब हमें इसकी नेट धारिता ज्ञात करनी है, कैसे निकालेंगे नेट धारिता, देखिए अब बच्चों यहाँ पे इनको तो अपन हटा दिया था 3c वालों को, तो अब देखो यहाँ पे c और c ये क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में नेट धारिता क्या हो जाएगी, c/2, ये वाला मान तो हो जाएगा c/2 हो जाएगा, ये वाला मान c/2 हो गया। ऐसे ही ये दो संधारित्र जो है ये भी क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में इसका मान भी क्या हो जाएगा c/2, ये वाला मान भी क्या हो गया c/2, ठीक है। अब बच्चों ये c/2 ये c/2 क्या बनाएंगे आपस में, बताइए क्या बनाएंगे, समांतर क्रम, क्योंकि देखिए ये c/2 का लेफ्ट वाला सिरा यहाँ पे आगे जुड़ रहा है, इसका भी लेफ्ट वाला सिरा यहाँ आगे जुड़ रहा है c/2 का, ऐसे ही इधर वाला जो c/2 इसका राइट सिरा यहाँ जुड़ रहा है, इस वाले c/2 का राइट सिरा जुड़ रहा है, दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में जुड़ जाएंगी धारिता, c/2 प्लस c/2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, c, तो इसको यहाँ से हटा दें c/2 को, तो हम यहाँ पे इस बिंदु बीच में क्या जोड़ सकते हैं, c, मतलब इन दोनों को यहाँ से हटाया और यहाँ पे लगा रहा हूं मैं c, मतलब इस तरह से, इस तरह यहाँ पे नेट मान इनका कितना आ गया, c आ गया इन बिंदुओं के बीच में, यहाँ पे ये लो ये c/2 प्लस c/2 कर दिया, यहाँ पे अपने जोड़ दिया ये इस जगह, ठीक है, कितना आ गया बच्चों, ये c/2 प्लस c/2 c हो गया, ये तो c हो गया। अब देखिए बच्चों ये 2c ये c और ये 2c तीनों क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम, एक के बाद एक जुड़े हुए श्रेणी क्रम बना रहे हैं। तो श्रेणी क्रम का तुल्य मान अपन को निकालना है, तो देखो कैसे निकाल लेंगे तुल्य मान, यहाँ पे अपन समझे यहाँ पे 1/CAB बराबर क्या होता है बच्चों, 1/C नेट निकालना मतलब 1/CAB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2c प्लस 1/c प्लस 1/2c, ठीक है, ये अपन ने कर दिया। इसमें आप एलसीएम कितना ले लो, 2c एलसीएम ले लो, तो कितना हो गया यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना है 4/2c, मतलब 4/2c मतलब 2/c हो जाएगा ये, तो CAB का मान कितना हो गया c/2, CAB का मान ये हो जाएगा c/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार पूरा लिखते हैं, यहाँ पे कितना आया था 4/2c, या 4/2c, तो CAB का मान कितना है c/2, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं ये इसका आंसर आ जाएगा, बात पल्ले पड़ी, ये c ये आंसर आ गया, यहाँ पे आंसर आता है 2c, और यहाँ पे आ गया CAB बराबर c/2। चलो बच्चों देखो डायरेक्ट एक और तरीका देखें, हमने इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं, देखो ये हम जानते हैं बच्चों, देखो ये 2c है, ये c और ये c तीनों क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम, समझना शॉर्ट ट्रिक, तीनों श्रेणी क्रम बना रहे हैं। तो पहले इस 2c और इस 2c का श्रेणी क्रम सोल्व कर लो, तो 2c का श्रेणी क्रम कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब c, 2c का श्रेणी क्रम कितना बन गया c। अब जो c आया वो इस वाले c के साथ वापस श्रेणी क्रम बनाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में थे, तो पहले इस 2c को सॉल्व किया, श्रेणी क्रम मान कितना है c। अब जो c आया वो इस वाले तीसरे वाले c के साथ वापस श्रेणी क्रम बना रहा है, तो c और c का श्रेणी क्रम सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा c/2 हो जाएगा, तो c/2 हो जाएगा, तो वही तो आ रहा आंसर CAB का मान c/2। तो इस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर 3 संधारित्र दिए गए तो पहले किन्हीं 2 को सोल्व कर लो, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड वाले के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर से सोल्व कर लो, इससे आप मन ही मन में आंसर फटाफट ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो CAB का मान c/2 आ गया, ठीक है। तो चलो अगला एग्जाम्पल देखें बच्चों, अगला क्वेश्चन थर्ड एग्जाम्पल में आपसे कह रहा है इस तरह से कि बच्चों यहाँ पे A और B बिंदु है, ठीक है, यहाँ भी हमें क्या निकालना है, C नेट का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो गौर से, इसमें भी आपको एक और चीज समझाऊं, देखो यहाँ पे ये वाला संधारित्र है 2c वाला, ये वाला संधारित्र जो 2c है, देखो गौर से देखना, इस संधारित्र की बात कर रहा हूं मैं, इस संधारित्र की जो 2c वाला संधारित्र है इसको यहां से हम हटा देंगे, इसको हम हटा सकते हैं, यहाँ पे क्यों हटा देंगे, देखिए समझो, यहाँ बच्चों देखो इस संधारित्र की ये वाली जो प्लेट है यहाँ से होके इस बिंदु पे आ रही है, ये यहाँ से आके इस बिंदु पे आ रही है, दोनों प्लेटें एक ही बिंदु पे आके जुड़ रही हैं, अर्थात दोनों प्लेटों पर विभव का मान समान है, क्योंकि दोनों प्लेटें एक ही बिंदु पे आके जुड़ गई, इसका मतलब दोनों प्लेटों पर जो विभव है वो उतना ही होगा जितना इस बिंदु का है, अर्थात दोनों प्लेटों पर विभव समान है। अब विभव समान है तो विभवांतर कितना हो गया, 0, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर 0, और हम जानते हैं संधारित्र पर विभवांतर ही 0 है, तो संधारित्र का आवेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि संधारित्र के आवेशन के लिए क्या चाहिए होता है, विभवांतर चाहिए होता है ना, तो यहाँ पे विभवांतर 0 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि इस पे विभवांतर क्या है 0, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हैं, दोनों प्लेटें तार द्वारा जुड़ी हैं, ठीक है, एक साथ जुड़ी हैं, ठीक है, एक साथ जुड़ी हैं, दोनों प्लेटें
तार द्वारा एक साथ जुड़ी हैं, अर्थात विभवांतर क्या होगा 0, ठीक है, अर्थात विभवांतर 0, विभवांतर बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज नो आवेशन, कोई आवेशन नहीं आएगा, इसका कोई आवेशन नहीं होगा तो उसको हटा भी सकते हैं। सेम टू सेम वही कहानी इसके साथ भी है, वही कहानी इसके साथ भी है, इसको भी हटा देंगे, ठीक है, हटा दें, क्योंकि आप गौर से देखिए बच्चों, इसको भी आप देखें, यहां से देखिए, इसको यहां से इस संधारित्र की लेफ्ट वाली प्लेट है, यहां से होती हुई, यहां से होती डायरेक्ट, देखिए यहां से यहां से सीधा होते हुए यहां पे आके जुड़ रही है, ठीक है, डायरेक्ट बीच में हम देख रहे हैं कोई, यहाँ पे देखो यहां से स्टार्ट हुई सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आके जुड़ रही है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई अन्य संधारित्र या कोई प्रतिरोध या कोई बैटरी नहीं है, मतलब यहां से चालक तार होता हुआ यहां पे आके जुड़ रहा है, तो इसकी प्लेटें भी दोनों चालक तार से आपस में डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, अर्थात इस पे भी विभवांतर 0 है, विभवांतर 0 है तो इसलिए इसका भी आवेशन नहीं होगा, इसलिए हटा सकते हैं। तो बस दोनों को हटाते से देखिए यहाँ पे परिपथ क्या बन गया बच्चों, सिंपल, देखिए इस प्रकार से हो गया, ये हो जाएगा, ये ए बिंदु, ठीक है, यहाँ पे एक सी ये बचा और एक सी यहाँ बचा, ये बी बिंदु है, ठीक है, ये सी और ये सी। अब बच्चों सी और सी दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम बना रहे हैं, तो श्रेणी क्रम बना रहे हैं तो सी नेट का मान क्या जाएगा बच्चों, सी ए बी का मान, सी ए बी बराबर क्या जाएगा CY2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सी ए बी बराबर CY2, क्योंकि दोनों आपस में श्रेणी क्रम बना रहे हैं तो श्रेणी क्रम में मान आधा हो गया, CY2 हो गया। चलो ये तो अपन ने बच्चों देखो तीनों देखिए सामान्य श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाले क्वेश्चन अपन देख लिए, ठीक है। चलो अगला मेथड अपन देखो बच्चों, अगला मेथड है समविभव बिंदु मेथड। आपसे कह रहा हूं ध्यान समझना, ये सारे मेथड आगे रेजिस्टेंस वाले टॉपिक के अंदर भी आएंगे, फिर वहां पे आपको दोबारा नहीं सिखाऊंगा मैं, वहां आपको मॉड्यूल से ही वो सारे क्वेश्चन एज इट इज ही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन वहां से आपको रीड करने, अपने आप पल्ले पड़ जाएंगे, क्योंकि मेथड वही है सारे, ठीक है। तो बच्चों आप देखिए समविभव बिंदु मेथड, समान विभव वाले बिंदुओं को एक बिंदु मानकर पुनः परिपथ बनाते हैं, मतलब जिन जिन बिंदुओं पर विभव समान होता है, जिन जिन बिंदुओं पर विभव समान होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, समविभव बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उन बिंदुओं को हम एक ही बिंदु मान लेते हैं, कैसे अभी आगे देखेंगे, उन बिंदुओं को एक ही बिंदु मान सकते हैं क्योंकि विभव समान है, एक ही बिंदु मान सकते हैं, या कहते हैं आपस में उनको बिंदुओं मिला सकते हैं, जैसे आपको मैंने समझाया था, ठीक है, तार को हटा के अपन ने दो बिंदुओं मिला दिया था आपस में, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। पुनः परिपथ बनाते हैं, फिर सीनेट निकालें, पुनः परिपथ बन जाएगा, फिर सीनेट निकालेंगे, ठीक है। अब पता कैसे चले कि किन किन बिंदुओं पर विभव समान है, तो बच्चों चालक तार से जो बिंदु डायरेक्ट जुड़े होते हैं, अर्थात बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता, मतलब कोई प्रतिरोध या कोई संधारित्र या कोई बैटरी नहीं होती, डायरेक्ट चालक तार से आप जुड़ते हैं, उन बिंदुओं पर विभव समान होता है, ठीक है। तार द्वारा डायरेक्ट जुड़े बिंदुओं पर विभव समान होता है, उससे पता चल जाता है कि इनके विभव समान है। तो चलो देखो ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करें, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए बच्चों इस डायग्राम में, यहाँ पे अब देखो यहां से आता ये तीन संधारित्र जुड़ रहे हैं, दिखने में लग रहा है कि तीनों हमें श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, परंतु श्रेणी क्रम में नहीं है कि बीच में संधि बिंदु आ गए, क्या आ गया, एक आ गया, क्या आ गया, तो फिर क्या करें, अजीब सा डायग्राम बन रहा है। तो देखो तो बच्चों यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे ये बिंदु डायरेक्ट यहाँ से तार के द्वारा होते हुए इस बिंदु जुड़ रहा है, अर्थात इस बिंदु पर उस बिंदु पर वो क्या होगा, समान। ऐसे यहाँ पे वाला बिंदु यहाँ से होता हुआ यहाँ बिंदु सीधा इस पे जुड़ रहा है, तो उस पर भी वो समान होगा, ठीक है। तो एक काम करें, इन बिंदुओं नामांकन कर लेते हैं, पहले सही बिंदु का, इसका नंबर 1 लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया नंबर 2, इसको लिख दिया नंबर 3, इसको लिख दिया नंबर 4। तो पहले क्या किया, सही बिंदुओं पर विभव मतलब नामांकन कर दी बिंदुओं के। अब देखिए समविभव बिंदु कौन कौन से जो आपस में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो देखिए A1 से डायरेक्ट जुड़ रहा है, फिर 1 3 से डायरेक्ट जुड़ रहा है कि नहीं, A1 जुड़ा हुआ है और 1 3 से, तो इन पे विभव क्या है, समान है। तो यहां से हम देखें समविभव बिंदु, समविभव बिंदु कौन से हैं, एक तो आ गया बच्चों यहाँ पे देखिए, एक तो गया A, एक हो गया 1 और ये 3, इन तीनों पे विभव समान है, ठीक है, तीनों विभव समान है। ऐसे गौर से कि 2 डायरेक्ट जुड़ रहा है 4 के साथ और 4 जुड़ रहा है B के साथ, तो इन तीनों पर भी विभव समान है, किस पे, 2 पे, 4 पे और B पे, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे पुनः परिपथ। तो देखो यहाँ पे मैंने कैसे बनाएंगे पुनः परिपथ, तो यहाँ बच्चों ये नाम बिंदु रख दिए, ये वाला बिंदु जो A13 इसको लिख दिया A13, और ये जो दूसरा बिंदु है ये वाला 2 4 B रख दिया 2 4 B, ये लिख दिया। अब यहाँ पे अपन बिंदु परिपथों को जोड़ेंगे, देखो समझना क्या जोड़ना है। देखो पहले अपन बात करें इस संधारित्र की, ये संधारित्र जो है ये इसको सर्किल कर दिया मैंने, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 और 2 के बीच में, इसके इधर बिंदु 1 इधर 2 है, तो इस संधारित्र को 1 और 2 के बीच जोड़ दो, ये रहा 1 बिंदु, ये रहा 2, तो संधारित्र जोड़ दिया मैंने, लो इस तरह से, ये इसको जोड़ दिया संधारित्र को,
ठीक है। चलो अब आए, ये सर्किल क्यों किया मैंने, इसलिए किया कि जैसे हमने जिसको जोड़ दिया पता चल जाएगा, हमने इसको जोड़ दिया सर्किल से, मार्क मतलब मार्क किया अपने, चाहे सर्किल कर दो चाहे राइट लगा दो, ताकि पता चल जाए कि हमने इस सर्किल इसको यूज कर चुके हैं। चलो इसका है, अब इसका नंबर आया ये किसके बच्चों, इसके इधर बिंदु 2 है, इसके इधर बिंदु 3 है, मतलब ये 2 और 3 के बीच जुड़ा हुआ है। ये रहा 3 बिंदु, ये रहा 2 बिंदु, तो इसके बीच में जोड़ दो, सी को ये लो, इसका नंबर भी आ गया, ये इसका भी काम खत्म। अब आए इसके बीच इसको चलो इसको सर्किल करते हैं, इसके इधर 3 है, इसके इधर 4 है, अर्थात 3 और 4 के बीच जुड़ रहा है, ये रहा 3, ये रहा 4, तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में जोड़ दिया, इसको लो इस तरह से, ये लो, इसका काम भी खत्म। ठीक है। अब देखिए बच्चों, तीनों के तीनों कैपेसिटर क्या बना रहे हैं आपस में, समांतरगम, तीनों समांतरगम बना रहे हैं, तो सी नेट का मान क्या हो जाएगा, C/3। तो अब बस सिंपल सी बात है, हमें दिख रहा है ये तीनों के तीनों आपस में समांतरगम बना रहे हैं, तो इसलिए सी नेट का मान क्या हो जाएगा, ये लो, ये आ गया आंसर, CAB बराबर C/3, ये आंसर आ जाएगा। CAB का मान C/3, ये रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से अपन ये आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये अपन निकाले, यहाँ पे तो आंसर आया था C/2, यहाँ पे आ गए, ये हो गया C/3। चलो अगला एग्जाम्पल देखें बच्चों, अगला एग्जाम्पल यहाँ बच्चों इसमें देखिए, यहाँ पे ये संधारित्र जुड़े हुए हैं, यहाँ भी हमें A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, A और B के मध्य, अच्छा उसको यहाँ पे CB का मान C/3 थोड़ा आएगा, कितना आएगा 3C, समांतरगम में जुड़ जाते हैं ना तो 3C आएगा, वो तो गलती से प्रतिरोध का लिख दिया मैंने, प्रतिरोध होते ना तो R/3 हो जाता। चलो यहाँ पे देखें तीनों कैपेसिटर क्या है समांतरगम में, तो समांतरगम में CAB का मान क्या हो जाएगा 3C हो जाएगा, बात पहले पड़ी, जुड़ जाते हैं ना, C+C+C 3C, ये आ गया रिजल्ट। चलो अब देखें बच्चों उसके बाद फिर एग्जाम्पल नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन, इस पे ये भी समव्य बिंदु मेथड बेस्ड है। कैसे पता चलेगा बच्चों समव्य बिंदु बेस्ड है, तो बच्चों कहीं पे अगर हम देखें एक सीधा चालक तार हमें कहीं दिख रहा हो जो कि दो बिंदुओं को आपस में कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है, इससे पता चल जाता है कि ये समव्य बिंदु मेथड से सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये तार ऐसा है जो इस बिंदु को यहाँ से ए से कनेक्ट कर रहा है, ये तार ऐसा है जो इस बिंदु को बी से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं इन दोनों बिंदुओं पे विभव समान है। तो इसको बच्चों इस तरह से परिपथ बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको परिपथ बना के सॉल्व कर लेंगे तो परिपथ कैसा बनेगा, हम डायरेक्ट दिमाग भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, जैसे आपको मैंने समझाया था कि तो उस तार को हटा दो और दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो। यहाँ भी तो ये कर रहे हैं अपन, जिन जिन बिंदुओं पर विभव समान था उसको एक ही बिंदु मान लिया। तो देखो यहाँ पे हम इन सभी का नामांकन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मना नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर रहे हैं, देखो एक और तरीका, यहाँ से इसको यहाँ से हटाया मैंने क्योंकि विभव समान है, इसको यहाँ से हटाया। अब इस बिंदु को पकड़ के खींच के यहाँ मिला दो। क्यों मिला दो, क्योंकि जिन बिंदुओं पर विभव समान होता है, ठीक है, हम उनको एक ही बिंदु मान सकते हैं। तो यहाँ से इरेज करके इसको हमने खींच कर यहाँ मिला दिया, जैसे आपको मैंने समझाया था पहले भी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनेगा चित्र, इसको यहाँ मिला देंगे। तो देखो इसको यहाँ से खींच के यहाँ मिला रहा हूं मैं, तो इसको यहाँ मिलाएंगे इस तरह से, ये लो यहाँ से ये बिंदु यहाँ पे आके मिल गया इसके साथ। ठीक है, एज इट इज। यहाँ देखिए बच्चों, अभी ये यहाँ से इस तार को हटाया क्योंकि ये तार यहाँ पे दोनों ज्वाइंट कर रहा है, तो इसको हटा के अब इस बिंदु को खींच कर यहाँ मिला देंगे। तो खींच के यहाँ मिला देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए इस तरह से ये बनेगी, ये बन गया चित्र। ठीक है, ये चित्र बन गया, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे हम देखें इसमें, अब इनको सॉल्व करें, नेट धारिता ज्ञात करें, क्या होगी देखो। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखो, अब गौर से, अब सिंपल बन चुका है परिपथ, अब आराम से निकाल सकते हैं आप, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये सी और सी क्या बना रहे हैं आपस में, समांतरगम। तो समांतरगम से मान क्या हो जाएगा, ये सी और सी का समांतरगम कितना हो गया 2C, कितना बच्चों हो गया 2C। हाँ, अगर ये प्रतिरोध होते तो R और R अगर दो प्रतिरोध होते तो समांतरगम में मान क्या बन जाता, R/2 बन जाता। बट है तो ये कैपेसिटर, कैपेसिटर तो हम जानते हैं उल्टा आता है। ठीक है, यहाँ पे C और C का समांतरगम में 2C हो गया। ऐसे ही इस C और C का मान भी क्या जाएगा 2C हो जाएगा, ये लो 2C हो गया। अब अच्छा देखो यहाँ पे ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये बिंदु A और यहाँ पे B बिंदु लिख दिया मैंने, बिंदु B। यहाँ पे देखिए इस जगह ये 2C और ये C क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम, क्योंकि इसके बाद ये है 2C के बाद C, दोनों क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम बना रहे हैं। तो यहाँ पे इनके श्रेणी क्रम का जो नेट मान आएगा गुणा बटा योग कर दो, 2C और इंटू C, 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C कर दो, तो कितना बना बच्चों मान, ये 2C/3, 2C/3। ऐसे ही ये नीचे वाले मान देखो C और 2C भी क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम, ये भी क्या हो जाएगा इसका मान 2C/3 हो जाएगा। ठीक है, 2C/3 श्रेणी क्रम में गुणा बटा योग क्या 2C/3 हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे 2C/3 है, यहाँ भी 2C/3 है, ये आपस में क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, मान जुड़ जाता है, तो ये मान दोनों जुड़ जाएंगे, 2C/3 2C/3। तो यहाँ से CAB का मान क्या जाएगा, जुड़ जाएगा, CAB बराबर 2C/3 प्लस 2C/3 कर दें
तो कितना आ गया मान ये 4c/3। क्या आ गया बच्चों? CAB का मान 4c/3, ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार से अपन ने ये A और B मेथड देखे, ठीक है, तुल्य धारिता ज्ञात करने के। और भी मेथड अपन पढ़ेंगे, कल आपको मैं और मेथड समझाऊंगा, ठीक है। कल अपन मिलते हैं, चलो आज के लिए इतना बहुत है, इनको आप दोबारा समझ के आना, कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।